हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईएस बोर्ड का चैप्टर 17 लाइफ बिगिनिंग यानी जीवन का शुभ आरंभ। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना। और साथ जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिस पे आपको विचार करना चाहिए कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में अगर आप नए हो, ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो। इसमें सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ज़रूरी इसलिए होगा क्योंकि इससे आपको जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तब उसका नोटिफिकेशन आपके पास प्राप्त होगा। चलिए देखिए, तो आपकी काम है, हम देखते हैं चैप्टर में हमारा आज क्या है। एक माँ को उस समय अनोखी अनुभूति का एहसास होता है जब वह अपने नन्हे से शिशु को खेलते हुए देखती है। दोस्तों, ये बात तो इसने सही कहा, क्योंकि आपको पता है कोई भी माँ जो होती है उसके लिए अपने बच्चों को एहसास करना खेलते हुए, वो भी नन्हा शिशु के रूप में, वो भी एक जो कहते हैं प्रकृति का एक अद्भुत जो होती है, एक नज़ारा होती है, एक अद्भुत एक चमत्कार होती है, जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा अपना जीवन का शुभ आरंभ कर रहा है। उसके नन्हे नन्हे कोमल से हाथ एवं पैर, उसकी मासूम मुस्कुराहट और शिशु के शरीर से आने वाली मनोहक खुशबू उस महत्व की भावना को जागृत कर देती है। आपको पता ही होता है कि माँ जब शिशु को जन्म देती है तो उसको कितने तकलीफ़ों के साथ गुजरना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो अपने बच्चे को हंसता हुआ देखती है, उसका जीवन का सारा दुख जो होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है, और वो जो है बच्चे के मनोहक खुशबू जो होती है उसी खुशबू में वो खो जाती है। मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि आप जब इस तथ्य को अवगत होंगे कि माता पिता के शकल से मिलने वाले शिशु कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं। दोस्तों, इसमें भी एक प्राकृतिक का गुण रहस्य है। हम जो इंसान हैं, जो बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, हमारा जो ये सब चीज़ें प्रक्रियाएँ हैं वो किस प्रकार से होती है। सभी कहते हैं कि दिल धड़कता है तब इंसान जिंदा रहता है, हम सांसें लेते हैं तब हम जिंदा है, लेकिन ये कौन सी प्रक्रिया है जो हमें जिंदा रखने में हमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, तो इसी बात में हम इसमें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर मैं कहना चाहूँगा, अगर अभी भी सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको अधूरा जानकारी रह जाएगी, जिसकी वजह से आप ना तो आप यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना, अधूरा जानकारी जो होती है बहुत खतरनाक होती है। इसलिए अच्छा है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो देखिए, नहीं रह रहा है शुरू स्टार्टिंग में ही लीव कर जाइए, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं। आपके पास यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े गुरु बैठे हुए हैं पढ़ाने वाले, जो बेटर से बेटर तरीका से समझाते हैं। ठीक है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये सच्चाई भी है, और मेरा जो अपना एक अलग अंदाज होता है पढ़ाने को बच्चे को, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ अपना समझ के, अपना जान के। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। और जीवन में कोई जादुई प्रक्रिया नहीं है। देखिए, जिंदगी जो है हमारा जादुई प्रक्रिया नहीं है। एक परिवार में एक शिशु का जन्म महिलाओं के शरीर में होने वाले निश्चित परिवर्तन प्रक्रिया के रूप में होता है, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं उनके जीवन में बहुत से चक्र होते हैं जहां पर उनको सहन करना पड़ता है। मुझे आशा है कि आपके परिवार में भी शिशु के जन्म का कोई शुभ अवसर अवश्य आया होगा। ठीक है, ये तो संसार का रूल रेगुलेशन है कि हर एक घर में मृत्यु भी होती है तो जीवन का शुभ आरंभ भी होता है। ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसमें जीवन न हो और जीवन का शुभ आरंभ न हो और जीवन का अंत न हो। आपने इस अवधि के दौरान माता के प्रति होने वाले विशेष देख रेख का भी अवलोकन किया होगा। देखते हो, सरकार भी इस बात पे जागरूक होती है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको हर तरह के सुविधाएं जो है प्रदान किया जाए। आपके लिए इस प्रक्रिया को जानना एवं सीखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जल्द ही आप भी जीवन के उस स्तर पर पहुंचेंगे। देखिए, कहते हैं ना, जो जन्म लिया है उसको हर एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। बच्चे जो होते हैं पहले ही भावुकता में फंस जाते हैं और बहुत जिज्ञासाहीन हो जाते हैं। कहते हैं, देखिए, समय से पहले कोई चीज़ का विकास होना या कोई चीज़ करना समय के अनुकूल नहीं होता है, वो आपको नुकसानदायक ही पहुंचाएगा और इससे आपको नुकसान ही रहेगी। लड़कियां अपने शरीर में होने वाले इन परिवर्तनों को बेहतर ढंग से समझ सकती है, और लड़कों अपने जीवन की इस महत्वपूर्ण चरण में महिलाओं की आवश्यकता को समझेंगे व उनमें सहयोग करेंगे। देखिए दोस्तों, जो लड़कियां होती है उनकी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वो एक नया जीवन को उत्पत्ति करती है। ठीक है,
और इनके वजह से हमारे धरती के जो है बैलेंस बनी रहती है। इस पार्ट में आप जानेंगे कि माँ के शरीर में एक शिशु का विकास कैसे होता है और वह अपने पुण्य विकास के पश्चात कैसे जन्म ले लेता है। तो हम इस चैप्टर में इसी बात में अवलोकन करेंगे कि गर्भ अवस्था कहाँ से स्टार्ट होती है, जब वो स्टार्ट होती है तो किस प्रकार से होती है, कौन कौन सी जो सावधानियाँ हैं जो गर्भवती महिलाओं को देखना चाहिए। तो हम इसी के बारे में हम इस पर पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे इस चैप्टर का नाम ही है जीवन का शुभ आरंभ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये बनने वाला है, चाहे वो NIOS बोर्ड हो चाहे CBSE हो, हर जगह ये आता ही आता है। आपको पता है 10th क्लास जो CBSE है उसमें भी ये चैप्टर को दिया गया है, हर एक क्लास में दी जाती है। बायो वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, +2 में भी है, +1 में भी है। तो ये चैप्टर हमारे चैप्टर पे तो है ही है, प्लस हमारे जीवन में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर हम सच्चाई जाने और समझने की कोशिश करें तो हमें बहुत ही बातों का हमें ज्ञात होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो आता है हमारा गर्भ अवस्था। गर्भ अवस्था होना परिवार में शिशु का आना अत्यंत सुखदायक महसूस होता है, ठीक है। हर एक परिवार के लिए, हर एक महिला के लिए, हर एक माता पिता के लिए एक नया शिशु जब जन्म का शुभ आरंभ होता है एक सुखदायक होती है। किंतु क्या आप जानते हैं कि एक शिशु की उत्पत्ति कैसे होती है? आप में से कुछ ने विज्ञान के एक विषय के रूप में पढ़ा होगा और शायद आप में से कुछ पहले ही शिशु के जन्म की प्रक्रिया को अवगत होंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों को भी समझ है कि जो जीवन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, लेकिन फिर भी कहते हैं बहुत से ऐसे रहस्य होते हैं जिनके बारे में आपको शायद नहीं नॉलेज हो। आपको यह ज्ञान है कि एक शिशु के जन्म के लिए पुरुष व महिला दोनों की आवश्यकता होती है। देखिए हम लोग जो है क्या होते हैं कि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट की आवश्यकता होती है, ठीक है। जिसमें जो स्त्रियां हैं उसमें हमारा जो होती है एग बनती है और जो पुरुष होता है उसमें स्पर्म का निर्माण होता है, जो कि दोनों की प्रक्रियाओं से एक नया जीवन की उत्पत्ति होती है। प्राकृतिक रूप से महिला अपनी कोख में अनिश्चित अंडे धारित करती है। आपको पता है लड़कियां जब जन्म लेती है उसी समय से उसके जो होती है गर्भ में अंडे जो होते हैं संरक्षित बन जाती है, ठीक है। और पुरुष के शरीर में शुक्राणु होते हैं, यानी जो पुरुष होते हैं उसमें शुक्राणु भी होते हैं। ये अंडे तथा शुक्राणु निषेचन की प्रक्रिया के माध्यम से संयोजन होती है और निषेचित अंडे को जायगोट कहते हैं। जहाँ पर निषेचित बनते हैं उसे जायगोट कहते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया निषेचन होती है, क्योंकि इसमें अंडा और शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं तब नया जीवन का जो है शुभ आरंभ होती है और यहीं से प्रक्रिया जो होती है नए जीवन का आरंभ का हो जाती है स्टार्ट। क्या आप जानते हैं कि जायगोट के साथ क्या होता है? यह गर्भ के साथ संयुक्त होकर मां के शरीर के पोषक तत्व को प्राप्त करके विकसित होना आरंभ कर देती है। क्योंकि आपको पता है जो स्त्री होती है उसके एग में जो होती है ओवा में ऑलरेडी सारे न्यूट्रिशन पदार्थ प्रेजेंट होते हैं। अगर सिंपल रूप से आप समझना चाहो तो आपने मुर्गी के अंडे देखे ही होंगे, उसमें योग सेक जो होती है जो पीला सा आपने देखा होगा, उसमें जो होता है बच्चे को पलने के लिए सारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं। तभी जो है मुर्गी के बच्चे उसमें रह के काफ़ी दिनों तक अपना जीवन यापन करते हैं। उसके बाद जब उसमें न्यूट्रिशन खत्म हो जाती है तो वो जो होता है वो बाहर निकल जाती है। सेम प्रक्रिया इसमें भी होती है। जब तक ये जो ओवा में एग रहती, एग में जब स्पर्म जाता है तो उसकी न्यूट्रिशन उसी के से होता रहता है, लेकिन जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है तो ये क्या करता है अपने प्लेजेंटा के थ्रू वो माँ के शरीर से अपना जो है रक्त के थ्रू रक्त जो है अब्जॉर्ब करता है और अपना डेवलपमेंट करता है। तो जायगोट को भ्रूण कहते हैं। जो जायगोट होती है उसको भ्रूण ही कहा जाता है। भ्रूण का मतलब होता है जो छोटी से जो अविकसित बच्चे हैं उसको भ्रूण के नाम दिया गया है और जन्म के पश्चात यही शिशु का रूप धारण कर लेता है। धीरे धीरे ये क्या होता है शिशु का रूप धारण कर लेता है। अब आप एक भ्रूण के एक सुंदर से शिशु में परिवर्तन होने के विकास चरणों का अवलोकन करेंगे कि किस प्रकार जो है छोटा सा बच्चा जो है आगे डेवलपमेंट हो जाता है। जैसा कि आपने ये चित्र देख रहे होंगे, कभी भी जो होता है स्टार्टिंग ओवम से होता है, एक ओवम के साथ मिश्रित होता हुआ स्पर्म। देखिए स्पर्म जो ये है मिश्रित होता है। इसमें स्पर्म की भी एक भूमिका होती है कि कभी भी जो स्पर्म एंट्री करती है एग में सिर्फ एक ही स्पर्म जाता है। अगर मान लीजिए ये स्पर्म की शेप होती है, अगर ये इसकी टेल होती है, पूंछ होती है, तो सिर्फ इतना पार्ट ही जो होता है एग के अंदर जाता है, ठीक है, और बाकी जो है ठोट के नीचे गिर जाता है। लेकिन एक टाइम में सिर्फ एक ही स्पर्म की इसके अंदर एंट्री होती है। और मान लो कभी कभी रेयर केस होते हैं जब 2 या 3 के रेयर हो जाते हैं तब जाके इसमें एंट्री हो जाती है, लेकिन जो एग होती है एक टाइम में सिर्फ एक ही जो है स्पर्म को एंट्री होने देता है। तभी तो देखते हो कि हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं एक ही बच्चे को एक समय में सक्षम होते हैं देने के लिए। नहीं तो ऐसा बहुत से मैंने कहा ना रेयर केस होते हैं जहाँ पे 1 या 2 से अधिक जो है एंट्री कर जाते हैं, बट हमारा जो ह्यूमन जो बॉडी है उसमें एक ही एंट्री करने की प्रावधान है।
ठीक है। फिर ये क्या होता है, धीरे धीरे जायगोट में कन्वर्ट होता जाता है, फिर से इसका क्या होता है, जब ये एक रहता है तो सेल डिवीजन करके 4 पार्ट में बढ़ जाता है। जब ये 4 पार्ट हो जाती है तो ब्लास्टोसिस्ट यानी ब्लास्टोसिस्ट में धीरे धीरे कई कोशिकाओं में विभाजित होकर इस रूप में धारण कर लेती है। जब ऐसा हो जाता है तो उसके स्टार्टिंग स्टेज जो है बनना स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें हमारा अगला जो है गर्भावस्था के चिन्ह कैसे दिखते हैं। निश्चित प्रक्रिया आरंभ होने के साथ ही महिलाओं के शरीर में अनेक परिवर्तन आरंभ हो जाते हैं, अर्थात शरीर परिवर्तन, हार्मोन परिवर्तन, जो भावनात्मक परिवर्तन होता है उसमें भी कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। देखिए, जब गर्भधारण कोई औरत कर चुकी होती है ना, तो उसमें बहुत सी बातों से आप पता लगा लोगे कि ये जो है गर्भधारण की हो चुकी है, क्योंकि उनके अंदर बहुत सी हार्मोनल चेंजेस भी दिखाई देगी और कुछ तरह के उनको रिएक्शन भी दिखाई देगा और बॉडी में कुछ प्रक्रिया होते हुए भी दिखेगी। महिलाओं का मासिक धर्म बंद, देखिए सबसे पहले जो स्त्रियों में होगा वो होगा मासिक धर्म का बंद हो जाना। ठीक है, जो पीरियड आ रहा होगा वो पीरियड जो होगी बंद हो जाएगी। प्रत्येक महिलाओं के लिए यह गर्भधारण का प्रथम संकेत होता है कि उसका जो मासिक धर्म होता है यानी जो उसका पीरियड होती है वो बंद हो जाता है। इससे पता लग जाता है कि जो स्त्री ने गर्भधारण कर चुकी है। लेकिन दोस्तों ये बात आपको गलतफहमी में भी डाल सकता है, क्योंकि कभी कभी शरीर में हमारे कुछ अनबैलेंस हार्मोन की वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आप डॉक्टरी सलाह से पता करो, लगाओ, क्योंकि कहते हैं कभी कभी हमारे स्त्रियों में जो होती है कभी कभी हार्मोन चेंजेस भी हो जाते हैं जिसकी वजह से ऐसा डिस्टर्बेंस देखने को मिल जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि उसने गर्भधारण ही कर लिया, लेकिन सबसे जो मैक्सिमम टाइम यही बात देखी गई है कि उनका जो मासिक धर्म बंद हो जाता है तो वो गर्भधारण कर चुकी थी। ये पहला संकेत मिलता है हमारे जैसा है। प्रातः काल में तबीयत खराब होती रहती है, उनकी तबीयत में भी बहुत काफ़ी चेंजेस देखने को मिल जाती है, यानी तबीयत बार बार खराब होने की शिकायत करती है और मिलती आने लगती है, यानी उसके जो वोमिलिटी आने लग जाती है, वो उल्टियाँ करने लग जाती है और उनको सर मचलाने लग जाती हैं। जर्नल से भी ये बात आती है, क्योंकि उनके शरीर में जो हार्मोन होता है वो अनबैलेंस हो जाते हैं, हार्मोन की वजह से ऐसा होता है, जिसके कारण उल्टियाँ करने का मन करता रहता है उनको। सामान्य यह स्थिति प्रातःकाल के समय ही होती है, किंतु कुछ महिलाओं में यह समस्या पूरे दिन में अनेकों बार हो सकती है। देखिए दोस्तों, ये बात हमेशा रखा गया है जनरल सी बात कि ये महिलाओं पर डिपेंड करता है या बच्चे के जो है कुछ उनके हैबिट या लक्षण पे डिपेंड करता है कि बच्चे का कैसी मतलब रहेगा, माँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। विशेष रूप से सभी प्रकार के भोजन करने के पश्चात ऐसा होता है। गर्भावस्था के अंतिम चरण में पेशाब की आवृत्ति बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि पेशाब की आवृत्ति इसलिए बढ़ेगी कि बच्चे जो होता है डेवलपमेंट करने लगती है और जहाँ पर हमारा जो है यूरिन रहती है वहाँ पर दबाव पड़ती है, जिसकी वजह से उनकी आवृत्ति जो होती है जो पेशाब की वो बढ़ती चली जाती है, जो आम और स्त्रियों में देखने को मिलता ही है। बक्सों के आकार में परिवर्तन होने लगते हैं और वे बढ़ जाते हैं, उनके जो स्तन होते हैं वो भी बढ़ने में लग जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि उसमें जो उनकी मिल्क ग्रंथि होती है वो भी उनका डेवलपमेंट होने लग जाता है, क्योंकि बच्चों को न्यूट्रिशन देने के लिए। ठीक है, वो ज़्यादा नरम हो जाते हैं, निप्पल भी बड़े हो जाते हैं और निप्पल के आसपास का क्षेत्र अधिक काला बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये बच्चों को डेवलपमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वो माँ का ही दूध को ही ग्रहण करता है, इसलिए इनमें परिवर्तन होना बहुत ही जरूरी माना जाता है। महिलाओं के शरीर में होने वाले हार्मोन परिवर्तन के कारण विशेष प्रकार के भोजन जैसे मीठा या मसालेदार भोजन खाने की तीव्रता विकसित हो जाती है। आपने देखा ही होगा कि कई महिलाएं जो होती है इस अवस्था में खट्टा तीखा ठीक है काफ़ी पसंद करती हैं, क्योंकि उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस बहुत होने हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें को खाना बहुत ही इंटरेस्ट लेने लग जाती है। ठीक है, कुछ महिलाओं में तो कतिपय खाद्य पदार्थ जैसे मिट्टी या चौक या स्लेट आदि खाने की इच्छा भी बढ़ जाती है। देखिए दोस्तों, ये तो जनरल सी बात है, आप लोगों ने भी देखा होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा ठीक है अपने आसपास के क्षेत्रों में कि जो महिलाएं गर्भवती होती है वो मिट्टियाँ बहुत मंगवाती है पकी हुई या चौक स्लेट, तो ऐसी चीज़ों की इच्छा जो है होती है इनकी बढ़ जाती है और इसका कारण सिर्फ एक ही होता है, उनके शरीर में जो होती है हार्मोनल चेंजेस देखने को मिल जाती है। यदि उन्हें इस प्रकार के अखाद्य पदार्थों खाने की इच्छा विकसित होती है तो उन्हें इस संबंध में डॉक्टरों को संपर्क करना चाहिए, क्योंकि इससे जो होता है बच्चों को नुकसान भी हो जाता है। ठीक है, तो महिलाएं तो ये बात नहीं समझ पाती है क्योंकि ये उनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, लेकिन कुछ महिलाएं जो होती पढ़ी लिखी समझदार होती है तो वो इस बातों को ध्यान रखती है कि भाई ये जो पदार्थ हम खा रहे हैं वो जो है अखाद्य पदार्थ है जो खाने योग्य नहीं होते हैं, तो वो उससे क्या होता है बच्चों को बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक बात आप हमेशा याद रखिए, पढ़ाई लिखाई जो होता है समझदार बनने के लिए होता है, रटने के लिए नहीं होता। ये अगर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए मैं भी कहता हूँ क्योंकि जीवन से रिलेटेड है और इससे बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है आपके
आय जीवन के जो आप लोग जीवन व्यतीत करते हो, प्रतिदिन की जो डेली लाइफ होती है, उसमें भी आपका ये काम आ सकता है। ठीक है, और आना भी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई का मतलब ही होता है आपको शिक्षित बनाना। कुछ महिलाओं में भोजन के प्रति और गंध वाले पदार्थ जैसे प्याज, सेब, परफ्यूम आदि के प्रति अनिश्चित विकसित होने लग जाती है, यानी उससे काफ़ी वो दूर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो है उनकी कुछ लक्षणें हैं जो कि आम देखने को मिलता है। क्या आप जानते हैं, तो इसमें क्या जानने की बात कहा गया है, क्या आप जानते हैं कि शिशु के लिंग का निर्धारण कौन से तत्व करते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो शिशु होता है वो लड़का होगी कि लड़की होगी, वो जो है किस बात पर निर्भर करता है। ये तो आप लोगों ने शायद कभी लाइफ में जाना भी होगा, सुना भी होगा। इसका निर्धारण माँ तथा पिता के लिंग क्रोमोसोम के संयोजन द्वारा निर्धारित होती है। आपने देखा ही होगा कि जो स्त्री होती है, ठीक है, स्त्री में एक्स क्रोमोसोम होता है और जो पुरुष में होता है XY क्रोमोसोम होता है। अगर देखिए, अगर ये महिला है पुरुष है, अगर इन दोनों को आपस में मिलते हैं तो जनरल सी बात, लड़की का निर्माण होगी, लड़की बनेगी। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो आपको कंफर्म है कि इसमें लड़का होने की लड़का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Y क्रोमोसोम जो होता है लड़का का संकेत होता है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। लेकिन हमारे देश में, हमारे समाज में कुछ ये प्रवृत्ति बन चुकी है कि जो पुरुष होते हैं, ठीक है, वो महिलाओं को मारते हैं कि आपके वजह से लड़का जन्म नहीं ले रहा है, और लड़कों को प्रायोरिटी भी दी जाती है। दोस्तों, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं पढ़ाई के नाते कि जो इसमें लड़का जन्म लेगा चाहे लड़की लेगा, इस बात पर निर्धारित करता है कि जो लड़का है उससे कौन सा गुणसूत्र गया है। तो हमारे समाज में ऐसा ही होता है कि वो क्या करते हैं, लड़कियों को मारते हैं, पीटते हैं और उनको जलाते हैं, या उनको क्या करते हैं, घर से भगा देते हैं, दूसरी मैरिज कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये सब बातें आज के समय में जो आधुनिक युग है उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद रखना चाहिए, सबसे पहली बात तो, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि लड़का लड़की सामान्य है। अगर आप उसको शिक्षित करोगे, अच्छे संस्कार दोगे, अच्छे विचार दोगे, तो वो दोनों ही आपके लिए बेस्ट करने की कोशिश करेंगे और आपके जीवन को सुखदायक बनाएंगे। लेकिन अगर आप माइंड में आपके नहीं है, तो एक बात याद रखिएगा कि इसमें स्त्री का कोई भी हाथ नहीं होता है कि लड़का लड़की होगी चाहे लड़का होगा। तो ये बात आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ आपके अपने जीवन में भी समझने लेना चाहिए हमेशा के लिए। ठीक है, आप अपनी विज्ञान की पुस्तक पढ़ सकते हैं या इंटरनेट के माध्यम से क्रोमोसोम के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि किस प्रकार क्रोमोसोम की मदद से यह पता चलता है कि नवजात शिशु लड़का होगा या लड़की होगी। जैसे मैंने अभी बताया है, आपको इंटरनेट पर जाने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखना कि जो महिलाएं होती है उसमें XX क्रोमोसोम होता है, यानी दोनों लड़की वाला ही गुण होते हैं इनके अंदर, और जो लड़का होता है, लड़के के अंदर एक लड़की वाला जैसे गुण होते हैं और एक लड़का वाला होता है। अगर ये लड़की के साथ स्पर्म के साथ चला जाता है, स्पर्म में जो रहता है, तो वो जो होगा वो लड़का हो जाएगा। अगर लड़के का जो स्पर्म में X क्रोमोसोम होगा तो ये कंफर्म है लड़की के X क्रोमोसोम से मिलेगा तो लड़की का ही निर्माण होगा, जो जनरल बात है। ठीक है दोस्तों, माता की कोख में भ्रूण का विकास। अब दोस्तों, ये आपको पता ही होगा कि माता का जो कोख होता है, जहाँ ओवरी होती, जहाँ पर रहता है, ठीक है, वहाँ पर जो होता है बच्चों का विकास होता है धीरे धीरे, क्योंकि जब ये ओवरी से आता है, गर्भ में आता है, तो वहाँ पर उसका विकास होना सुनिश्चित हो जाता है। भ्रूण माता के गर्भ में 9 महीने के लिए रहता है। आपको पता ही है कि जो गर्भ होती है, जो बच्चे का जन्म होता है 9 महीने के बाद ही रहता है। इस अवधि को प्रसव पूर्व के भी कहा जाता है, अवधि कहते हैं, जो गर्भधारण के से आरंभ होकर शिशु के जन्म पर समाप्त होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे ये एक डॉक्टर या प्रशिक्षित विशेषज्ञ गर्भवती महिलाओं को बता देते हैं कि उनके शिशु का जन्म कब होगा? वास्तव में एक अत्यंत सामान्य गणना है जिससे आप भी आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसी एक गणना है, उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रसव की संभावित तिथि। देखिए, आपको पता है कि सबसे पहले बात तो गर्भ कब से स्टार्ट हुआ है ये आप महिलाएं खुद ही जान जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो होता है पीरियड बंद हो जाती है, तो उस पीरियड के दिन को आप निर्धारित कर लीजिए। अंतिम, जैसे लिखाओगे भी गया है यहाँ पर, अंतिम राजधर्म अवधि का प्रथम दिन आप पता कर लीजिए कि किस दिन आपका जो है पीरियड बंद हो गई थी। ठीक है, प्लस 9 महीने कर लीजिए उसमें, और प्लस 7 दिन कर लीजिए। आपका बच्चे का जो जन्म है आप खुद ही पता कर लोगे, क्योंकि जब आपका जो मासिक धर्म बंद हुआ था, ठीक है, तो उस दिन को आप गिनिए। ठीक है, और जो आपका डेट, आपको पता ही है कोई भी मासिक धर्म जो होती है 28 दिन में निर्धारित की जाती है। मान लीजिए आप 1 तारीख के हुए थे तो 28 तारीख को होना तो संभव था ना, लेकिन 28 तारीख को नहीं हुए। इसका मतलब है या आपने 1 और 28 के बीच में से आप क्या 14 दिन को आप माइनस कर दीजिए। 14 दिन में जो होता है एक रिलीज नहीं करता है। ठीक है, तो आपको जो हो जाएगा 14 से लेकर 28 दिन के बीच में
इसी के दौरान आपका जो है गर्भ धारण आपने किया है। तो ये डेट को आप रखिए, ये डेट को 7 दिन के रूप में रखिए, ठीक है। तो 7 दिन के दिन में रखिएगा तो 9 महीने, तो इसमें ये आ गया 9 महीने प्लस 7 दिन रखिए आप, क्योंकि इसी दिन के दौरान आपने गर्भ धारण किया होगा। तो 9 महीने प्लस 7 दिन, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, आप अपना खुद ही बता सकते हो कि बच्चे का जन्म किस दिन संभव हो सकता है, किस तारीख के बीच में होने का होता है। तो जो हमारा आजकल का साइंस जो है ना दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनिक्स देखते हैं वो सब इसी बातों की गणना करते हैं। आप कहीं भी जाते हो ना तो पहले आपसे क्या पूछाता है कि आपका कब जो है आपका पीरियड बंद हुई थी, यही पहला क्वेश्चन पूछेगा कोई भी डॉक्टर। और उससे क्या होगा, अल्ट्रासाउंड वाले क्या करेंगे, आपको पूरा डिटेल निकाल के दे देंगे। या कभी कभी ये भी होता है कि जो हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उसमें ये होता है कि बच्चे को जब विकास होती है ना, उससे पता लग जाता है कि बच्चे किस अवस्था में थे, क्योंकि बच्चे का विकास का हर एक चरण जो होती है ना इंपॉर्टेंट होती है, और उस हमें पता लग जाता है कि बच्चे जो अब गर्भ में पल रहे हैं वो कितने दिन का हो सकते हैं संभावित। तभी आप देखते हो ना कि डॉक्टर जो अनुमान लगाता है वो उसी महीने के आसपास लगाता है, जो आप पीरियड का डेट बताते हो उसी को गणना करके आगे बताने की वो कोशिश करता है। उदाहरण के लिए एक महिला के अंतिम राज्यधर्म अवधि 1 जनवरी 2018 को आरंभ होती है, इसी बात को बताने की कोशिश किया है। तो आप उसमें 7 दिन और जोड़ दीजिए, अर्थात 8 जनवरी 2000 इतना, इस तिथि में 9 महीने और जोड़िए और आपको प्रसव का अनुमति तिथि प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 8 अक्टूबर, ठीक है, 2008। किंतु आपको यह याद रखना होगा कि यह केवल संभावित तिथि है, इसमें अधिक आंशिक रूप परिवर्तन भी हो सकते हैं। जो प्रसव पूर्व, प्रसव से तापत्य जन्म तथा पूर्व से तापत्य जन्म से पूर्व, देखिए तब ये जो है प्रसव होती है वो जन्म को हम कहा जाता है, ठीक है, और से पहले, इसलिए प्रसव पूर्व विकास के तापत्य शिशु के जन्म लेने से पूर्व माता के शरीर के भीतर होने वाले परिवर्तन से है। आप गर्भावस्था के इन 3 महीनों के 3 तिमाही में विभाजित भी कर सकते हैं, जिनमें व्यापक होती है। विकास और तीव्रता के साथ परिवर्तन होते हैं। आइए अब हम कुछ विशेष परिवर्तनों की चर्चा करें जो इस अवधि के दौरान तीव्र गति से होते हैं। प्रथम तिमाही या प्रथम 3 महीने में क्या होता है, इस तिमाही का आरंभ निषेचन से होता है। निषेचन अंडा जो एकल कोशिका द्वारा होती है विभाजित होना आरंभ कर देती है। कोशिकाओं को गोले के रूप में यह गर्भाशय भित्ति को जुड़ जाती है और तत्पश्चात विकसित होकर भ्रूण के जन्म लेती है। देखिए जब ये गर्भाशय के भित्ति से जुड़ता है तब जाके इसका विकास होना आरंभ हो जाती है। भ्रूण के जीवन सहायक प्रणाली में एनिमेटिक्स शैक, प्लेजेंटा तथा अल्मिकल कार्ड शामिल होते हैं। ये भ्रूण के सुरक्षित रखते हैं तथा पोषित भी करते हैं, क्योंकि प्लेजेंटा का काम ही दोस्तों यही होता है कि जो भ्रूण बन रहा होता है उसको पोषण प्रदान करना होता है। क्योंकि आपको पता है एग में जितने पोषण तत्व होते हैं वो खत्म हो जाने के बाद वो प्लेजेंटा का ही सहारा लेते हैं। और प्लेजेंटा का आप देख ही सकते हो कि जो नाभि बनी होती है वो माँ के शरीर से अटैच होती है, तो वो क्या करता है वहाँ से जो है ब्लड का न्यूट्रिशन जो है बच्चों को प्रदान करता है, ठीक है। ये भ्रूण को सुरक्षित रखता है तथा पोषित भी करता है। 3 महीने के पश्चात, ठीक है, समाप्ति पर शिशु के महत्वपूर्ण अंग जैसे हृदय, फेफड़े विकसित होने लग जाते हैं और पश्चन तंत्र प्रणाली कार्य करना आरंभ कर देती है। पुरुष व महिलाएं जनन एवं अंग विकसित होने लग जाते हैं और भ्रूण जो अब गर्भ कहलाता है मानव रूप धारण कर लेता है, क्योंकि 3 महीने के अंदर अंदर सारी प्रक्रिया होती है। तभी तो कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड में बच्चे का ना लिंग भी पता लग जाता है, लेकिन ये हमारे देश के कानून के खिलाफ है। ऐसा नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको सजा हो सकती है। कोई भी हमारे देश के व्यक्ति पता नहीं कर सकते कि पुरुष है कि स्त्री है। क्यों? क्योंकि ये हमारे संविधान में नहीं लिखी गई है और कानूनी तौर पर ये कानूनी गुनाह है। तो हर जगह ये बात जरूर लिखी रहती है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्त्री और पुरुष एक समान है। सिर्फ देखने की नज़रिया जो दोस्तों है वो लोगों को बदलना पड़ेगा। तीसरी तिमाही 3 या 6 महीने में क्या होता है, इस तिमाही में गर्भ का आकार तेजी से बढ़ने लगता है और मस्तिष्क का विकास भी तीव्र गति से होता है। गर्भ में अब शिशु के द्वारा होने वाले हलचल आरंभ हो जाती है, यानी महिलाएं जो है शिशु के जो एक्टिविटी है वो अपने आप में अंदाजा लगा सकती है, क्योंकि शिशु जो है पैर हाथ मारने लग जाता है, जिन्हें माँ महसूस कर सकती है। यह ध्यान रहे कि 6 महीने का गर्भ पूर्णतः विकसित नहीं होती है और यदि समय से पूर्व प्रसव हो जाता है तो वह गर्भ से बाहर जीवित नहीं रह सकता। क्योंकि आपने कई बार केस भी देखा होगा, बच्चे 7 महीने या 6 महीने में जन्म ले लेते हैं तो उनका विकास होना संभव नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। कुछ ही बच्चे जो होते हैं जो कहते हैं किस्मत के अच्छे होते हैं वो जिंदा बच जाते हैं और रह भी लेते हैं, अपना जीवन भी यापन कर लेते हैं, क्योंकि इस समय जो होता है काफ़ी विकास होती है। तीसरी तिमाही या 6 या 9 महीने में, इस तिमाही में गर्भ के आकार में निरंतर वृद्धि होती रहती है और श्वसन प्रक्रिया का शरीर के तापमान में परिवर्तन आरंभ हो जाता है, ठीक है, और शिशु अपना अंगूठा चूसने लगता है।
प्रसव पूर्व विकास में 8वें महीने में भ्रूण का शरीर गर्भाशय के बाहर जीवन के लिए तैयार हो जाता है और यह मां के रोग प्रतिरोधकता प्राप्त करता है ताकि शिशु को जन्म के पश्चात रोगों से सुरक्षित रह सके। तो ये भी बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हो कि यहाँ पर जो है बच्चा जो है छोटे अवस्था में फिर बच्चों ने क्या किया, अपना विकास करना आरंभ कर दिया, फिर जाके क्या हुआ, उसकी जो जन्म का समय निर्धारित हो गई। इस तरह जो है तीसरी तिमाही के दौरान विकास के चरणों के यहाँ पर दिखाया गया है कि बच्चे का जो विकास होता है किस प्रकार होता है और कैसे जो है भ्रूण विकास होकर एक नया मिल जाता है। लेकिन अब जो है हम उसके बारे में जानेंगे कि भ्रूण के विकास को प्रभावित करने वाला कारक ऐसा कौन सी चीज़ जो होती है जो भ्रूण को प्रभावित करती है और भ्रूण को नुकसानदायक भी पहुंचा सकती है। तो ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने ये बात नहीं जाना है तो शायद आपको जो मातृत्व का जो सुख होता है वो शायद आपको ना मिले, क्योंकि माता पिता का सुख जो होता है कुछ इन्हीं कारकों पर डिपेंड करता है। अगर इन कारकों के बारे में अगर आप नहीं जानिएगा तो शायद आपके जो विवाहित जीवन होगा, जो आने वाला समय होगा, शायद उसमें आप इन सब सुखों का प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। और मैं फिर से कहूँगा कि वीडियो को बीच में मत छोड़ दीजिएगा, नहीं तो आपको अधूरा ज्ञान मिलेगा और अधूरा ज्ञान जो होती है सबसे खतरनाक होती है। ठीक है, कहते हैं ना कि दुश्मन सबसे बड़ा जो इंसानों का होता है वो अधूरा ज्ञान होता है। अधूरे ज्ञान की वजह से क्या होते हैं, वो बड़े बड़े जो होते हैं विश्व युद्ध तक भी करवा देते हैं। तो इसलिए मैं यही बात आपको कहूँगा कि अधूरा ज्ञान ना रखिए, समझिए तो अच्छे से समझिए, नहीं समझना है तो कोई बात नहीं, लीव कर जाइए, मुझे इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मैं तो आपके भलाई के लिए कोशिश कर रहा हूँ करने का। ठीक है, आपने देखा होगा कि मेरा अपना एक अंदाज अलग है। ठीक है, चलिए ये तो आप पे डिपेंड करता है, हम अपना टॉपिक जो है वो आगे कराते हैं। देखिए, भ्रूण के विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सी होती है। विकसित होता हुआ भ्रूण हालांकि गर्भाशय में सुरक्षित रहता है, किंतु यह कुछ कारकों से प्रभावित भी होती है। तो बात तो सही है। आपने देखा होगा कि कोई गर्भवती महिलाएं होती है तो हम कहते हैं कि भाई खाने पे ध्यान रखो, वजन ना उठाओ, ठीक है, पपीता वाला चीज़ ना खाओ, जैसे फिसलाने वाली चीज़ जो होती है, ठीक है, थोड़ा सा अपने एक्टिविटी पे ध्यान दो। तो ये सब चीज़ें क्यों हम बोलते हैं। कोई भी वृद्ध महिलाएं होती हैं, किसी भी महिलाओं को यही राय विचार और यही सलाह मशवरा देते हैं। तो दोस्तों, वो जो वृद्ध महिलाएं हैं या आपके दादा दादी हैं या नाना नानी हैं, ऐसा विचार विमर्श इसलिए देते हैं, या माता पिता हो, तो उनका भी ये अनुभव होती है कि कुछ चीज़ जो होती है ना जो भ्रूण को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि भ्रूण जो होती है अविकसित होती है और शरीर में बहुत ही सेंसिटिव फॉर्म में होती है। अगर आप कुछ ऐसे गतिविधि करोगे तो जनरल सी बात है वो क्या होगा, प्रसव जो है प्रसवपात हो जाएगी। और अगर प्रसवपात हो जाएगी तो फिर जो भ्रूण बनना मुश्किल हो जाएगा फिर, और कई तरह की औरतें जो होती है इसके बाद बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। तो ये भी बात बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं पहला स्थिति क्या है, माँ की भावनात्मक स्थिति में। देखिए, भावनात्मक, पहली बात तो आपको पता ही, कोई भी स्त्री गर्भ धारण करती है तो कहते हैं कि उसके आसपास लड़ाई झगड़ा या किसी तरह के विवाद नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इसका साक्ष्य आप महाभारत से भी देख सकते हो, क्योंकि जब आपको पता है कि अर्जुन अपनी पत्नी को कहानी सुना रहा था तो उस समय गर्भ में अभिमन्यु था, और अभिमन्यु ने क्या सुना था, आधे इन्फॉर्मेशन सुना था कि नहीं। आपने महाभारत भी देख रखे होंगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और इसके वजह से क्या हुआ, अधूरा जानकारी की वजह से उसने चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख लिया था माँ के गर्भ में, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया था, जब उसके पिता बाहर निकलने की प्रक्रिया को बता रहे थे तो माँ जो थी सो गई थी, और जिसकी वजह से बाहर निकलने की प्रक्रिया उसको समझ नहीं आया था। तो इसके वजह से क्या हुआ, अभिमन्यु को कौरव के द्वारा मार दिया गया। ठीक है, अगर वो उसकी माँ अगर सोई नहीं होती तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होता और अभिमन्यु जिंदा भी रहता। तो यही बात यहाँ कहा कि भावनात्मक, यह माना जाता है कि मानसिक रूप से स्वस्थ माँ की एक स्वस्थ शिशु को जन्म देती है, इसलिए माँ को लंबे समय तक तनाव तथा दबाव की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। माँ को उत्तेजना, निराश, भय तथा दुख की भावनाओं से भ्रूण पर प्रभाव पड़ता है और इसके कारण जन्म के पश्चात शिशु में चिड़चिड़ेपन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। देखते हो आजकल जो बच्चे हैं काफ़ी गुस्से वाले जन्म लेते हैं, काफ़ी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना जानते हैं। तो दोस्तों, इसका कारण यही होता है कि माँ जो होती है, जब उनके गर्भ में बच्चे होते हैं तो माँ जो होती है गलत चीज़ों को देख रही होती है, गलत चीज़ों को अनुभव कर रही होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसके जो बच्चे होते हैं वो चिड़चिड़े होते हैं, वो अनपढ़ टाइप बन जाते हैं और उनका नॉलेज जो होता है बहुत श्रिंक होती चली जा रही है। तो ये सब बातें बहुत ही मान्य रखता है, आप चाहे मानते हो चाहे नहीं मानते हो, ये जो है एक परम सत्य है जिसे आप भी समझ सकते हो। ठीक है, आगे है माँ का आहार। देखिए दोस्तों, ये तो था उनकी भावनात्मक की बात
लेकिन बच्चे का जो शरीरी विकास होता है वो उनकी माँ के आहार से होता है। ठीक है, तो माँ के पोषक आहार लेना चाहिए ताकि उसके शरीर को विकास होने के लिए उचित आहार प्राप्त हो सके। ऐसा इसलिए क्योंकि भ्रूण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन तथा भोजन उसे माँ के गर्भनाल से प्राप्त होती है। आपको पता ही है दोस्तों, मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि जो भ्रूण होता है वो ऑक्सीजन और भोजन माँ के गर्भनाल से लेता है, यानी जो आपका प्लेजेंटा होता है वो शरीर में किसी भी जगह पे चिपक जाता है और वहाँ से जो माँ के जो ब्लड होती है उसको शेक करता है, क्योंकि माँ जो खाएगी वही ब्लड बनेगा और वही ब्लड जो होता है बच्चों में जाता है। तो जैसे वो पदार्थ खाएगी माँ, बच्चों में उसी प्रकार के मांसपेशियों में विकास होगा। ठीक है, यदि माँ का आहार अपर्याप्त नहीं है या उसमें कुछ पोषक तत्व का अभाव है तो जन्म के समय नवजात शिशु भी कमजोर होगा। ये तो जनरल सी बात है कि मैंने पहले ही कहा है कि जो माँ को ब्लड होगा वही बच्चे का भी ब्लड रहेगा, उसी से ही पोषण मिलता है इसको। इस प्रकार के शिशु जल्द ही संक्रमण से प्रभावित हो जाएंगे और आपने देखा भी होगा कुछ बच्चे जो होते हैं काफ़ी संक्रमण से प्रभावित होते हैं और बदकिस्मती से उनका जीवन भी समाप्त हो जाती है। तो इन सब कारण का जो होता है माँ ही बनती है कारण, क्योंकि माँ को ऐसी चीज़ों में या वहाँ के जो लोग हैं जो उनके प्रियजन है उनको इस बात पे ध्यान रखना चाहिए, जो स्त्री जो गर्भवती है उनको ऐसी माहौलों में उनको रखने की कोशिश करना चाहिए या ऐसे पोषण तत्व खिलाने चाहिए जो बच्चे को लिए बहुत ही आरामदायक हो, सुखदायक हो, जिससे बच्चे का शरीर का पुण्य विकास हो। अब बच्चे का पुण्य विकास नहीं होगा तो जर्नल सी बात है, आपको भी नॉलेज है कि बच्चे जो होगा कुपोषण का शिकार हो जाएगा, उसे माल न्यूट्रिशन के नाम दिया गया है। जन्म के पश्चात बीमार हो जाएगा और एक गर्भवती महिलाओं के आहार में निम्नलिखित तत्वों के अनिवार्य रूप से होना बहुत जरूरी है। देखिए क्या जरूरी है, हड्डी के विकास के लिए आवश्यक कैल्शियम हेतु दूध का सेवन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो रात्रि के समय है स्त्री को दूध का सेवन करना बहुत ही जरूरी है। मांसपेशियों के विकास के लिए आवश्यक प्रोटीन हेतु दालें, अंडे, मांसाहारी भोजन भी जरूरी है। अगर मान लीजिए मांसाहारी भोजन नहीं लेते हो तो आप दालें तो खा सकते हो ना, हरी सब्जियां तो खा सकते हो। ठीक है, अच्छे खाना खा सकते हो। मस्तिष्क के विकास के लिए अपेक्षित खनिज हेतु हरी पत्तियाँदार सब्जियां चाहिए और फल की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऊर्जा के लिए अपेक्षित कार्बोहाइड्रेट हेतु का चावल और गेहूं खाना जरूरी है। तो आपको पता है कुछ महिलाएं जो होती है ना गर्भ अवस्था के दौरान, जो गर्भावस्था होती है उसके दौरान क्या करती है, अल्प आहारी हो जाती है, अल्प मात्रा में खाने लग जाती है, उल्टी के भय से कि उल्टी हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है वो अपने बच्चों को खुद ही जान लेने पे लगी रहती है। वो खुद ही क्या कहती है कि मेरे बच्चे जो है अनपढ़ हो। क्यों? क्योंकि आपने क्लियर ही बात को पढ़ा है कि ये स्त्री पर डिपेंड करता है कि भाई उनको कैसा देखना चाहिए, कैसा माहौल में रहना चाहिए, कैसा आहार लेना चाहिए जिससे बच्चे का। मैं तो एक ही बात बताना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि महिलाएं जब गर्भवती होती है तो उनको एक ही बात को सोच होना चाहिए दिमाग में कि मैं नहीं हूँ, मेरे जो बच्चे हैं उनका जीवन हमने सुधारना है। अगर उस समय वो क्या करती, बाद में बच्चे कहते हैं कि मेरे बच्चे अनपढ़ रह गए, मेरे बच्चे कमज़ोर हैं, मेरे बच्चे कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, तो लेकिन उस समय याद नहीं होता महिलाओं को कि जब वो गर्भवती होती है तो उनको अच्छे आहार लेना चाहिए, अच्छे पोषण तत्व लेना चाहिए जिससे उनको स्वास्थ्य पे अच्छा हो। सरकार जो है आज बहुत जगहों पे ऐसे स्वास्थ्य सेवाएं बना रखा है। आपको पता है आंगनबाड़ी में महिलाएं जो गर्भवती होती है वहाँ पर कैल्शियम गोली भी दी जाती है, डिस्पेंसरी में भी दी जाती है। ठीक है, खाने की कुछ मात्रा भी सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, तो इनका फ़ायदा नहीं उठाती है। और मैं एक ही बात कहूँगा, अगर महिलाओं को ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उनको थोड़े थोड़े अल्प मात्राओं में खाना चाहिए, जिससे क्या होगा उनके जो भ्रूण है उनके विकास अच्छे से हो, सुपोषण हो न रहे, और उनका जो है अच्छे से विकास होने से ये होगा कि वो बच्चा जो होगा देश के लिए कुछ गौरवपूर्ण कार्य कर जाएगा। अगर मदबुद्धि होगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, शरीर से अस्वस्थ होगा तो पहले वो अपना स्वास्थ्य देखेगा कि देश को देखेगा। तो गर्भवती महिलाओं पर बहुत बड़ा जो है भार होती है, और जब वो गर्भवती हो जाती है तो उनको सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, अपने शरीर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जितना वो खाएगी, जितना अच्छा वो देखेगी, जितना वो समझेगी, उतना ही अच्छा बच्चे का विकास होगा। ठीक है दोस्तों, माँ की आयु, देखिए माँ की आयु भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। इसमें शिशु को जन्म देने के लिए माँ की सही आयु जो होती है 20 से 25-35 वर्ष मानी गई है। क्यों? क्योंकि इसमें जो होती है, जो माँ होती है पूरी तरह से अपने बच्चों को जन्म देने में सक्षम होती है। 20 वर्ष की आयु से पूर्व जनन प्रणाली पुण्य विकसित नहीं होती है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है। जो बच्चे उम्र में मैरिज कर देते हैं अपने बच्चों को, ठीक है, 15, 16, 17, 18 साल में, ये आपको देखोगे गांव के साइड ऐसा देखने को मिलता है। तो इसमें ये रहता है कि उसका बच्चा जो कन्फर्म होगा
कि उसका जो अविकसित ही रहेगा, जैसे मर्जी हो जाए, चाहे वो भोजन भी ले क्यों ना, क्योंकि उम्र भी एक मान्य रखती है इसमें। ऐसी स्थिति में शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर शिशु का जन्म ही होगा। ठीक है, माँ एवं शिशु के जीवन के जोखिम में डाल सकता है। और दूसरी बात सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो होती है, इस कम उम्र के जो स्त्रियां माँ बनती है उनका जीवन भी खतरे में रहता है। क्यों? क्योंकि वो गर्भ को ठीक है जन्म देने में सक्षम नहीं होते हैं और उसकी वजह से उनकी मृत्यु तक भी हो जाती है। हमारे देश में बहुत से जो माँ होती है वो बच्चों को जन्म देते समय ही मृत्यु हो जाती है उनकी, कारण यही होता है तथा गर्भपात का खतरा भी पैदा हो जाता है। ऐसे में जब माँ विकसित नहीं हो पा रहेगी पूरी तरह से तो गर्भपात होना तो सुनिश्चित हो जाता है। दो बच्चों के बीच में न्यूनतम 3 वर्ष की अंतराल होना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, दूसरे बच्चों को पलने में और उनके जीवन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा हो जाती है। क्योंकि अगर बच्चे देखिए, अगर आप ही समझिए कि अगर बच्चे जो है, एक बच्चा जो 1 साल का, दूसरा जो बच्चा जन्म लेने वाला है, तो बच्चे का विकास कैसे हो पाएगा? जो माँ से पोषण मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाएगा, जो माँ से जो उनकी भावनात्मक विचारधाराएं होती, सोच होती है, वो भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि माँ जो है दूसरे बच्चों की तैयारी में लग जाएगी। तो कम से कम जो है हमारे न्यूनतम 3 वर्ष की आयु होना बहुत ही आवश्यक है। इस अंतराल से प्रथम शिशु के उचित विकास में सहायता मिल जाती है और माँ दूसरे गर्भधारण के लिए तैयार भी हो जाती है। और कम समय में जो गर्भधारण होती है और बच्चे, इससे क्या होता है, माँ का शरीर स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और बच्चे का विकास में पड़ता ही पड़ता है। क्योंकि माँ ने अभी भी कुछ समय पहले बच्चों का जन्म दिया था जिसमें सारा पोषण तत्व यूज हो गया था। अब दोबारा से अगर माँ गर्भवती बन जाती है तो जनरल सी बात है कि इसमें आप भी समझदार ही हो, ठीक है, इससे माँ का जो होगा शरीर का विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे है माँ द्वारा दवाइयों का सेवन। कुछ दवाइयाँ गर्भनाल में होते हुए शिशु के शरीर में प्रवेश भी कर सकती है, इसलिए एक गर्भवती महिलाओं को किसी प्रकार का दवा लेने से पूर्व डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ही जरूरी है। आपने ये नहीं कि खुद ही डॉक्टर बन जाना है गर्भावस्था के दौरान, आपने पहले जो भी कोई चिकित्सक है उससे सलाह मशवरा कीजिए, क्योंकि ये आपके शिशु पे प्रभाव डाल सकता है। गर्भवती महिलाएं को डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई लेना नहीं चाहिए। उसे गर्भावस्था के दौरान एक्सरे से बचना चाहिए, क्योंकि एक्सरे से जो होता है बच्चों को नुकसान पहुंचता है। और आप जहां भी जाओगे ना, एक्सरे जहां पर होती है वहां पर क्लियर लिखा होता है कि जो गर्भवती महिलाओं उनको प्रवेश जो है निषेध है, वो नहीं अंदर आ सकती है, क्योंकि उनसे गर्भाशय में भ्रूण के विकास में हानि पहुंचती है, उनको काफ़ी प्रभावित हो जाता है। आपने एक बात जानते ही होंगे कि अल्ट्रासाउंड वह तकनीक है जिसमें ध्वनि तरंगों की जो होती है प्रभावित किया जाता है, प्रभावित करता है, और जो ये होता है कि विकास तथा वृद्धि के जांच की जाती है। ये एक अत्यंत सुरक्षित प्रक्रिया है और इसमें अजन्मे शिशु के किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान होने के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि इसकी जो है एक्स रे नहीं निकलती है, कम रे निकलती है जो आसानी से उसको ऑब्जॉर्व हो सकती है। यह प्रक्रिया आरंभिक अवस्था में भ्रूण में किसी प्रकार के विकास का पता लगाने के लिए अत्यंत आवश्यक उपयोगी है। तो डॉक्टर इसलिए प्रयोग करते हैं कि भाई कहीं बच्चे में कोई तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से आने वाला समय में उसको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। भ्रूण को प्रभावित करने वाले रोग और कीटाणु, कौन कौन चीज़ें जो है गर्भ दौरान के दौरान जो है बच्चे को प्रभावित कर सकता है। यदि माँ को कोई बीमारी होती है तो जैसे जर्मन मिल्स या कोई समग्र रोग या जैसे यौन संक्रमण रोग या एड्स, तो कई बार उसके कीटाणु पतले नालिकाओं की भित्ति से होते हुए भ्रूण तक पहुंचकर उसके विकास को प्रभावित करती है। इसलिए गर्भ अवस्था के दौरान माँ को अत्यंत सावधान रहना चाहिए और संक्रमण रोगों से बचना चाहिए। ठीक है, महिलाओं को ये बात को बहुत ही ध्यान देना बहुत ही जरूरी है कि जब वो गर्भवती है तो वो किसी तरह से कीटाणुओं के संपर्क में ना जाए और उससे कोई तरह के बच्चों को नुकसान ना हो। देखिए बहुत ही जरूरी है किसी भी एक आदर्श बच्चे के जन्म के लिए। जो 6वां जो इम्पोर्टेंट है वो है नशीला पदार्थ एवं शराब, धूम्रपान। सिगरेट या बीड़ी जो होती है, धुआं, शराब या नशीला दवाइयों के रसायन जैसे अफीम गर्भनाल को रास्ते से भ्रूण की रक्त नालिका में पहुंच जाते हैं और उसे भारी नुकसान पहुंचाते हैं। तो महिलाओं को जब गर्भधारण रहता है तो उनको ये नहीं कि वो शराब नहीं पीते हैं या नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करते, धूम्रपान नहीं करते, तो उससे सोचते हैं कि मैं तो भाई करती नहीं तो मुझे नुकसान क्या होगा। लेकिन आपके अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर धूम्रपान कर रहा है, अगर आपने उसके पास जा रहे हो तो आप भी उसका धुएं को जो है इनहेल करोगे, लोगे, तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि आपके जो भ्रूण होगा उस पर भी इसका प्रभाव 100% पड़ेगा। तो आपने सिर्फ इतना बचाव रखना है कि ऐसी जगहों पे ना जाएं जहां पर धूम्रपान जैसी प्रॉब्लम की जा रही है, आप उससे बचने की कोशिश कीजिए, नहीं तो ये आपके गर्भ पे बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस तरह से जो है हमने 6 तरीका पढ़ा है, कारक पढ़ा है, जो कि कोई भी गर्भ को प्रभावित करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, जो किसी भी गर्भ को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपने इन्हीं चीज़ों के बारे में समझना है, फिर जाके गर्भधारण के बारे में आगे सोचना है।
अब जो है हम आप देखते हैं गर्भवती महिलाओं की देखरेख एवं प्रसव पूर्व देखरेख। अब आप गर्भावस्था के लक्षणों से परिचित हो चुके हो कि गर्भावस्था कैसे होते हैं और क्या लक्षण दिखते हैं, और गर्भावस्था के 9 महीने के दौरान होने वाले प्रमुख परिवर्तन से अवगत हैं। गर्भित महिलाओं के गर्भाशय में तीव्रता से विकसित होने वाले भ्रूण के साथ उसे इस अवधि के दौरान शारीरिक तथा भावनात्मक तनाव का अनुभव होता है। ठीक है, हालांकि जीवन भर महिलाओं की उचित देखरेख करना अत्यंत आवश्यक है, किंतु गर्भावस्था तथा प्रसव के दौरान उसे अत्यधिक देखरेख की आवश्यकता होती है। देखो दोस्तों, क्योंकि जब औरतें जो होती है, जब माँ बनती है या गर्भ धारण कर लेती है, तो वो उसका शरीर एक नहीं रहता, वो 2 बन जाती है। ठीक है, तो उसका जो दायित्व है देख रेख करना भी आप लोग का भी फर्ज बन जाता है। जो घर में बुजुर्ग लोग हैं, जो माता पिता हैं, जो पति है, उनको भी देखना बहुत ही फर्ज बन जाता है। इसलिए उसे अपने आसपास के लोगों से काफ़ी सहयोग की आवश्यकता होती है, क्योंकि सहयोग नहीं रहेगा तो आगे वो अपने आप को नहीं संभाल पाएगी। आपने देखा होगा कि एक गर्भवती महिलाओं के पति, उसकी माँ, सास, परिवार की बुजुर्ग महिलाएं, परिवार के पुरुष सदस्य तथा पड़ोसियों की आंखों में उसके लिए विशेष चिंता या स्नेह पैदा हो जाती है, और होना भी चाहिए। ये सभी लोग गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसकी सलाह देते रहते हैं। इस प्रकार की सलाह स्थानीय पद्धति एवं रीति रिवाज पर आधारित होती है। देखिए, सबका अपना रीति रिवाज होता है, तो उसी बेस पे वो जो महिलाओं को देख रेख करती है, गर्भवती महिलाओं के बारे में जानती है। इसलिए ऐसी किसी भी सलाह पर अमल करने से पूर्व प्रशिक्षित व्यक्ति को सलाह ले लेना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा जो बुजुर्ग महिलाएं होती है, वो बहुत सी बातें जो होती है अपने समय की बताती है, जो आज के समय में सूट नहीं करती है। तो इसके लिए भी हमें थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे भी गर्भ को नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि पुराने समय की बात कुछ और होती है और नए समय की बात कुछ और होती है। आज का समय थोड़ा बदल चुका है। ठीक है, इसलिए हमें थोड़ा सा डॉक्टरी सलाह लेना चाहिए। प्रशिक्षित व्यक्ति जो होता है, या आपने समझा होगा, पढ़ा होगा, उसी बेस पे आपको चलने की कोशिश करना चाहिए। सबसे पहली बात तो जो आती है चिकित्सक जांच। ठीक है दोस्तों, पहली बार राज्य धर्म न आने पर महिला यह जानने के लिए उत्सुक हो जाती है कि क्या वह गर्भवती है। इसका पता स्वास्थ्य केंद्र में जाकर डॉक्टर द्वारा एक सामान्य मूत्र परीक्षण के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। और ये जो आपको परीक्षण जो मिलेगी, जो वो कहीं भी आपको इजीली हो जाएगा, कोई भी हॉस्पिटल में जाके आप करवा सकते हो। सभी गर्भवती महिलाओं के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उचित चिकित्सक जांच के लिए नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाएं। यदि उस क्षेत्र में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो एक प्रशिक्षित मिडवाइफ या किसी अन्य प्रशिक्षित स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श किया जाए। यद्यपि गर्भवती महिलाओं को शीघ्रता समीपवर्ती स्वास्थ्य केंद्र में या एक डॉक्टर के पास स्वयं को पंजीकृत करा लेना चाहिए, और सरकार की तरफ पंजीकृत भी किया जाता है। यदि आप एक गांव में रहते हैं तो आप एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से सहायता प्राप्त कर सकते हो। वह आपके सीमावर्ती स्वास्थ्य केंद्र में ले जाएगी। सर डॉक्टर यह सुनिश्चित करता है कि सभी गर्भवती महिलाएं कुछ नियमित रक्त तथा मूत्र जाँच को कराएं, क्योंकि रक्त का जाँच होना बहुत ही जरूरी है। ये बच्चों पर इफेक्ट पड़ता है और देखा जाता है कि बच्चे महिलाओं में कितने मात्रा में ब्लड है। इनमें शामिल है कि हीमोग्लोबिन देखना बहुत जरूरी है, जो निमोनिया के लिए जरूरी है। और मान लीजिए कि अगर हीमोग्लोबिन बच्चों में कम है या महिलाओं में कम है, तो इससे हो सकता है कि निमोनिया का शिकार हो जाए। रक्त समूह या रक्त शर्करा समूह के लिए भी जरूरी है। यानी आपको पता ही है कि रक्त समूह यानी कौन से ब्लड ग्रुप है उसके पास। ठीक है, क्योंकि बाद में क्या पता उसकी जरूरत पड़ जाए। और रक्त शर्करा यानी मधुमेह के लिए कितनी जरूरी है। VRL परीक्षण यानी यौन संचालित संक्रमण के लिए भी जरूरी होता है, तथा एड्स की जांच भी की जाती है कि एड्स जो है बच्चों को कोई तरह का नुकसान न पहुंचाए। तो कभी भी आप जाओगे डॉक्टर के पास तो पहले डॉक्टर हीमोग्लोबिन, रक्त समूह, रक्त शर्करा, बेडेपिन परीक्षण, VDRL परीक्षण जो होती है, VDRL परीक्षण जो होती है यौन संचालित संक्रमण के लिए, और एड्स, ये जरूर जांच करवाते हैं। कहीं भी आप चले जाओ, ये जांच के बिना डॉक्टर जो है किसी को भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करता। उसका वजन किया लिया जाता है और उसे टेटनस का इंजेक्शन भी दिया जाता है। टेटनस इंजेक्शन जो होती है बहुत ही जरूरी होती है महिलाओं के लिए। इसलिए अगर कोई महिला गर्भवती धारण कर चुकी है तो उसको टेटनस का इंजेक्शन ले लेना बहुत अनिवार्य है। इस प्रकार सुरक्षित मातृ एवं प्रसव को सुनिश्चित किया जाता है। इस प्रकार से जो है जितने भी जांच पड़ताल करने के बाद किसी भी स्त्री की जो है प्रसव मात्र का सुनिश्चित किया जाता है कि उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रसव के प्रथम 8 महीने में प्रत्येक माह कम से कम एक बार डॉक्टर के पास अवश्य जाएं, तथा अंतिम माह में सप्ताह में एक बार डॉक्टर के पास जाना अनिवार्य है।
उसे पहली तिमाही में डॉक्टर के पास परामर्श के लिए बार बार जाना पड़ सकता है, क्योंकि इसे अवधि में विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती है। देखिए दोस्तों, डॉक्टर के पास जाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपको बहुत तरह की समस्या आने लग जाती है और आप कन्फ्यूज़ होते चले जाते हो कि भाई मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो डॉक्टर जो है वो पढ़ा लिखा होता है, उसने हर एक सिचुएशन को देख रखा होता है, तो वो आपको सही सलाह मशवरा देने की ही कोशिश करेगा। ठीक है, आगे जो है हमारा पोषण, क्योंकि पोषण भी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, क्योंकि सारे जो हमारे गर्भवती हम पढ़े हैं वो पोषण का ही एक विशेष महत्व रहा है। यह ध्यान रहे कि एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ शिशु को जन्म देता है। ये बहुत ही बात इंपॉर्टेंट है कि एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है। अगर माँ स्वस्थ नहीं है, माँ की मानसिक संतुलन सही नहीं है, तो आप 100% कह सकते हो कि बच्चा भी स्वस्थ नहीं होगा और उसकी विकास भी सही नहीं होगा। स्वस्थ रहने के लिए महिलाओं को सही भोजन की सेवन करना भी आवश्यकता होता है। एक गर्भवती महिलाओं के लिए सही भोजन क्या है? इस अवधि के दौरान पर्याप्त पोषक तत्व भोजन अर्थात एक संतुलित आहार। आप यह जानते ही हैं कि संतुलित आहार क्या है, आपको पता ही होगा। और महिलाओं के गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। एक प्रशिक्षित चिकित्सक या परिचिकित्सक विशेषज्ञों की चर्चा करने पर आपको पता चलेगा कि क्या कुछ प्रकार के भोजन इस अवधि के दौरान अच्छे होते हैं और कुछ नहीं। नियमित अंतराल पर भोजन करना अत्यंत आवश्यक है। मैंने पहले ही आपको कह चुका हूँ कि कम से कम अगर आपको भोजन नहीं पच रहा है, आपको उल्टियाँ हो रही है, तो कम से कम आप 2 अगर 3 घंटे के दौरान क्या करो, कुछ ना कुछ भोजन को लो। इससे क्या होता है, आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा और आप जो है बच्चों को किसी तरह का कुपोषण का शिकार होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, प्रातः तबीयत खराब होने की समस्या में निपटाना। गर्भावस्था के प्रथम 3 महीनों के दौरान मित्तियाँ या उल्टियाँ आना विशेष रूप से प्राप्त होती है। समय एक सामान्य समस्या है। प्रातःकाल की इस समस्या को निपटने के लिए गर्भवती महिलाएं सुबह एक टोस्ट या बिस्किट, ठीक है, टोस्ट या बिस्किट या पके हुए चावल खा सकती है, जिसके समय मितली ना आ रही हो उस समय भोजन करके अपने पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर सकती है। देखिए, अगर मान लीजिए आपको सुबह सुबह ही उल्टियाँ आती है, तो सुबह के सुबह आप क्या करें, कुछ ऐसे पदार्थ खाएं, कम मात्रा में पदार्थ खाएं, लेकिन जिस समय आपको उल्टियाँ नहीं आती है आप उस समय पूरा भोजन ले लीजिए। इससे क्या होगा, आप अपना निपटारा सही से कर सकिएगा। तो कहते हैं ना कि देखिए, मैं एक बात हमेशा जानता हूँ कि कुछ भी जो होता है हमारे जीवन से आधारित होती है ना, वो हम अपनी समझदारी और अपनी चापलूसी और अपने ज्ञान के चस्सू पे इन बातों को रख के फिर जाके हम अगर आगे बढ़ें तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात रह जाती है। ठीक है, आयरन से युक्त आहार का सेवन करके एनीमिया से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है किसी भी गर्भवती महिलाओं में, मैंने आपको पहले ही कह चुका हूं कि जो शिशु जो पलता है वो ब्लड से पलता है। ठीक है, तो ब्लड जो होता है महिलाओं के लिए गर्भ अवस्था के दौरान बहुत ही जरूरी बन जाती है। तभी तो सरकार जो है आयरन की गोली देती है जिससे उसको खून बने। और आपको पता है ये सब जो होती है हरे पत्तेदार सब्जियों में होती है। एक गर्भवती महिलाएं अपने भोजन में अनाज व दालें, हरी पत्तियां, सब्जियां, अग्रेन मीट्स जैसे गुर्दा, किडनी, स्पिन, अंडे, गुड़ शामिल कर सकती है, जिससे प्रचुर मात्रा में आयरन प्राप्त हो सके। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो औरत होगी या जो स्त्री है, ठीक है, महिला हो जाएगी या मातृ जो ले रही होगी, उसको एनीमिया का जो है प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और ये जो है बच्चों में भी देखने को मिल सकता है। प्रसव के दौरान होने वाले एक अन्य सामान्य समस्या कब्ज की रहती है। कब्ज जो रहती है उनकी बनी रहती है, विशेष रूप से प्रसव के अंतिम चरण के दौरान। यह समस्या मुख्य रूप से शारीरिक गतिविधियों से कमी तथा गर्भावस्था संबंधी अन्य कारणों से होती है। देखिए दोस्तों, ये बात भी देखने को मिला है कि जब गर्भवती महिलाएं होती है, गर्भवती बन जाती है, तो वो क्या होती है, कब्ज की उनको शिकायत रहती है। तो कब्ज की शिकायत क्यों रहती है? क्योंकि वो काम करना भी बंद कर देती है। देखिए, गर्भ अवस्था के दौरान काम हमें नहीं छोड़ना चाहिए। काम आपने वो काम करने हैं जिसमें कोई तरह का भार नहीं हो, उठाने वाला ना हो, ठीक है, कुछ जो आपको नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन काम करने से क्या होगा, आपके शरीर जो होगा ना गति करता रहेगा, और गति करता रहेगा तो कब्ज की शिकायत नहीं रहेगी, आप स्वस्थ भी रहोगे। ठीक है, और आपको प्रसव के दौरान कोई तरह की प्रॉब्लम भी, समस्या भी नहीं रहेगी। तो इसलिए क्या होती है, बहुत सी महिलाओं से आप, अगर आपको इस बात पे अगर विश्वास नहीं होता, किसी भी महिलाओं से आप पूछ लीजिएगा, वो आपको यही राय विचार देंगे कि कभी भी गर्भ अवस्था के दौरान आपको अपने शरीर को खुद ही ध्यान रखना है और सारे अपना काम करते रहना चाहिए। ठीक है, और आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से बच्चे को नुकसान हो या प्रसव होने की कारण बन जाए। इस समस्या से निपटने के लिए गर्भवती महिलाओं को प्रचुर मात्रा में फल, सलाद खाना चाहिए, भारी मात्रा में द्रव्य पदार्थों को सेवन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको पता है कि जो फल होती है वो भी जरूरी होता है कब्ज को दूर करने के लिए,
और सलाद तो होती ही होती है। सलाद खाने से ये होता है कि कब्ज़ की शिकायत खत्म हो जाती है। भारी मात्रा में द्रव्य पदार्थों का सेवन करना भी होने से, क्योंकि अगर आपका पेट भरेगा तो 100% है कि कब्ज़ की शिकायत नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक जो मैंने समझाया है। अब जो है उनके वजन के बारे में हम पढ़ेंगे कि वजन जो है किस प्रकार वो निर्धारित कर सकती है और क्या क्या एनीमिया के दौरान करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आता है यहाँ पर वजन। ठीक है, भ्रूण के विकसित होने के साथ साथ गर्भवती महिलाओं का वजन भी बढ़ने लग जाता है। ये तो जनरल सी बात रहेगी, जब गर्भ विकास होगा तो वजन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सामान्यतः उनका वजन 8 से 9-11 किलोग्राम बढ़ जाना चाहिए। यह एक स्वस्थ शिशु के विकास के लिए दर्शाता है। देखिए यहाँ पर बोला है कम से कम 8 से इतना किलोग्राम बढ़ना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इसे ये दर्शाता है कि बच्चे का भी जो है पुण्य विकास हो रहा है। अगर महिलाएं के वजन नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि जो बच्चा जन्म लेने वाला है वो किसी न किसी कारणवश उसको कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहेगा। क्यों? क्योंकि वजन तो बढ़ नहीं रहा है, तो इसका मतलब है जो बच्चे है कुपोषण का शिकार हो रहा है। यह एक स्वस्थ शिशु का विकास भी दर्शाता है। एक गर्भवती महिला किस प्रकार अनुमान लगा सकती है कि उसके भार में होने वाली वृद्धि सामान्य है या नहीं। तो ये बातें बहुत ही मान्य रखा जाता है इसमें। यदि संभव हो तो उसे डॉक्टर के पास किए जाने वाले प्रत्येक दौर में अपने वजन का मापन लेना चाहिए। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, अगर गर्भवती महिला हो, तो आप अपना वजन जरूर देख लीजिए, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि आपके वजन में कितना वृद्धि हुआ है। दोस्तों ये बात मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए और किसी बच्चे का विकास के लिए, क्योंकि वही बच्चा आगे चल के बहुत बड़ा साइंटिस्ट या बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा। यदि अंतिम कुछ महीनों में उसका वजन बढ़ना बंद हो जाता है तो यह वजन में तीव्रता में वृद्धि होने लगती है, तो उसे डॉक्टर से संपर्क करना बहुत ज़रूरी है। आगे है दवाई लेना। गर्भवती महिलाओं को किसी प्रकार की दवा का सेवन केवल डॉक्टर की चिकित्सा सलाह पर ही करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को अपने आप डॉक्टर नहीं बन लेना चाहिए और खुद ही दवाई नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। जहाँ तक संभव हो दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए जितना हो सके। दोस्तों ये बात आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट जाना होगा कि दवाई हमारे लिए कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। दवाई के बहुत से साइड इफेक्ट हैं जिसका आपने अभी तो कोई असर नहीं दिखेगा आपको, लेकिन आने वाला समय में इसका साइड इफेक्ट इतना होगा कि आप अपने जीवन से खुद ही परेशान हो जाओगे। तो छोटी छोटी बातों के लिए दवाई लेना सही नहीं होता है। तो गर्भवती महिलाओं को ये बात बहुत ही जरूरी समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपके शरीर पर प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, प्लस उस बच्चे के भी प्रभाव पड़ेगा जो आपके जीवन देने के लिए आप तैयार थे। ठीक है, तो ये प्रभाव पड़ेगा, फिर बाद में आप अपने कोशिएगा कि मैंने अपनी गलती की वजह से बच्चे को नुकसान कर दिया। गर्भवती महिलाएं को टिटनेस का टीका लगा लेना चाहिए ताकि जब नवजात शिशु को टिटनेस के खतरे से बचाया जा सके। देखिए जनरल सी बात है, पुराने समय में टिटनेस का जो इंजेक्शन हुआ करता था नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के समय में उपलब्ध है। तो डॉक्टर तो पहले जाओगे तो पहले यही सलाह दिया जाता है कि आप टिटनेस का इंजेक्शन ले लो, क्योंकि इससे नवजात शिशु को टिटनेस के खतरे से बचाया जा सकता है। इसकी पहली खुराक तथा यथावत शीघ्र लेना चाहिए और दूसरा खुराक 1 महीने के पश्चात। डॉक्टर एनीमिया से बचने या उसके उपचार के लिए आयरन तथा फॉलिक एसिड के चिकित्सक सप्लीमेंट भी दे सकते हैं। आपने देखा ही होगा किसी भी सरकारी हॉस्पिटल डिस्पेंसरी कहीं भी चले जाइए आप, तो वहाँ सबसे पहले आपको आयरन की गोली वो देंगे ही देंगे, और फॉलिक्स एसिड तो दिया ही जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, ये सप्लीमेंट देना बहुत ज़रूरी है और इससे क्या होता है कि एनीमिया से बचाया जा सकता है बच्चे को। अगर ऐसा नहीं दिया गया तो वो नुकसानदायक होता है। तो सरकार की तरफ से ये दवाइयाँ जो है फ्री में आती है। ठीक है, तो आपने इसका उपयोग करना है, और आपको तो पता ही है कि फ्री की चीज़ें लोगों को कितना पसंद आता है। तो कम से कम अपने लिए नहीं, कम से कम बच्चों के लिए सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, बच्चों को जो ब्लड की सप्लाई होगी वो पूरी तरह से मिल सकेगी। इस अवधि के दौरान पहनने जाने वाले कपड़े कुछ समस्या उत्पन्न कर सकती है, विशेष रूप से युवतियों के लिए जो अपने बढ़े हुए पेट के कारण शर्माती है। देखिए दोस्तों ये बात तो आपने जनरल देखा होगा कि जो युवती होती है जो अभी भी शादी हुआ हो और वो गर्भवती हो गई हो, तो वो क्या करती है, काफ़ी शर्माती है और अपने पेट को छुपाने की कोशिश करती है। तो इस स्थिति में ढीला कुर्ती व सलवार, ठीक है, देखने में अच्छा और पहनने में आरामदायक होता है। तो इसके दौरान जब गर्भवती महिलाएं होती है तो उसको उनका ढीला कुर्ता या सलवार पहनना चाहिए, जिससे क्या हो कि बच्चों को आरामदायक रहे और बच्चों को भी नुकसान न पहुंचे। एक अच्छी तरह से पहनी हुई साड़ी भी बढ़े हुए पेट को छुपा सकती है। देखिए अगर आप साड़ी पहनते हो तो साड़ी में क्या होगा, आपके जो बढ़ रहे हो जो पेट होती है उसको भी छुपा सकता है और आपको दिखने में भी आपको अच्छा लगेगा और आपको कोई तरह का
दिखावा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा और दिखने में सुंदर भी लगती है। यह सुनिश्चित कर ले कि पहने हुए कपड़े शरीर के संचलन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न तो नहीं करता, यानी चलने फिरने में आपको नुकसानदायक तो नहीं है, क्योंकि अगर चलने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो हो सकता है कि आप गिर उड़ जाओ और बच्चों को नुकसान पहुंच जाए। उससे जो इम्पोर्टेंट बात अगर आता है तो सबसे इम्पोर्टेंट है व्यायाम और आराम। व्यायाम जो होता है, एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी रह जाता है। इससे क्या होता है, महिलाओं के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है तो आपको पता है फ्लेक्सिबिलिटी से क्या होता है, महिलाओं को किसी तरह का प्रसव के दौरान कोई तरह का नुकसान नहीं होता है। एक गर्भवती महिलाओं को सक्रिय बने रहना चाहिए और अपनी सामान्य दिनचर्या के कार्य भी नियंत्रण करना चाहिए। मैं पहले ही आपको कह चुका हूं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको दिनचर्या के कार्य हमेशा निरंतर करना ही चाहिए। बहरहाल उसे भारी वस्तु नहीं उठाना चाहिए। ये बात बहुत जरूरी है कि उनको भारी वस्तु जो होती है उसको नहीं उठाना चाहिए, इससे गर्भपात हो सकती है। वह स्वयं को किसी प्रकार के चोट से भी बचना चाहिए, नहीं तो बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है। सामान्य गतिविधियां उसके शरीर को तंदुरुस्त व सक्रिय बनाए रखता है, क्योंकि कुछ महिलाएं जो होती है ना क्या करती है, इसका फायदा उठा लेती है और क्या करती है, आराम के चक्कर में घर में बैठी रहती है, कोई काम उम करना नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि कहती है मैं तो गर्भवती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। कोई भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको शरीर को हमेशा सक्रिय तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए हमेशा चलना चाहिए, क्योंकि चलेगा तभी उनका खाना भी पचेगा और तभी उनके शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन भी अच्छे काम करेंगे। इससे इस प्रसव के समय उसे सहायता भी मिलती है कि उनको कोई तरह का नुकसान नहीं होता है। किंतु उसे पर्याप्त मात्रा में विश्राम भी करना चाहिए, क्योंकि इस अवधि के दौरान महिला जल्दी ही थक जाती है। तो बात सच्चाई है और उनको विश्राम करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि काम करने के साथ आराम भी जरूरी है। डॉक्टर द्वारा गर्भवती महिलाओं को कम से कम 10 घंटे की नींद की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, बच्चे का विकास होता है। परिवार के सदस्य तथा सहकर्मियों को उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिला पर्याप्त विश्राम करे, हर समय तनाव मुक्त रहे और किसी प्रकार का उसके पास तनाव न रहे। परिवार मित्रों तथा सहकर्मियों को निरंतर सहयोग से गर्भवती महिलाओं इस शारीरिक व मानसिक तनावपूर्ण अवधि को आसानी से निकाल सकती है। इससे क्या होगा, वो महिलाएं जो है अपना जीवन को सुचारू रूप से चला पाएगी। यह सभी बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रसव की अवधि सुगमता के साथ बिना किसी समस्या या जटिलता से गुजर जाना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि आजकल के समय में जो है महिलाएं जो इन बातों पे ध्यान नहीं रखती है और बाद में क्या होता है, जब प्रसव होती है तो उनको क्या होता है, बड़े ऑपरेशन करना पड़ जाता है, उनके पेट को चीरना पड़ जाता है, जो कि उनके सेहत के लिए भी सही नहीं होता और उनके लिए भी सही नहीं होता। क्योंकि कुछ महिलाएं जो होती है बहुत ही आलस्य दिखाती है और कार्य नहीं करती है। तो मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि अगर ऐसा ना रहा, अगर वो अपने शरीर को नहीं चलाते रहें तो शरीर क्या होगा, वो क्या होगा, बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। सक्रिय नहीं रहेंगे तो बेकार हो जाएगा और बेकार होने से क्या होगा, उनको इस तरह के प्रॉब्लम का जो मुसीबत है उसको झेलना पड़ सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम कंटिन्यू करते रहो, जैसे 10 घंटा आराम करने के लिए दिया गया, आराम 10 घंटा कीजिए, थोड़ा काम करते रहिए। बॉडी देखिए, जब तक आप बॉडी चलाते रहोगे ना तब तक आप तंदुरुस्त हो। अगर आप शरीर नहीं चल रहा है तो इसका मतलब आप बीमार हो चुके हो। इस अवधि में किसी प्रकार की जटिलता माँ तथा शिशु के लिए घातक हो सकती है। इस अवधि के दौरान उचित देखभाल माँ के अच्छे स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य शिशु के जन्म के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है कि माँ का शरीर जो है हर तरह से तंदुरुस्त स्वस्थ होना चाहिए। इससे तभी स्वास्थ्य बच्चों का जो है जन्म संभव हो पाएगा। अगला जो है सुरक्षित प्रसव। दोस्तों जो है महिलाओं को सुरक्षित प्रसव होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो उनके जीवन के लिए भी ज़रूरी होता है और उनके लिए भी है। एक महिला के जीवन में सबसे रोमांचक समय शिशु को जन्म देने का समय होता है, क्योंकि ये जो है हर एक महिला जानती है और ये बात समझती भी है कि शिशु को जन्म देना एक नया जीवन को जन्म देने के समान होता है। इस संबंध में उसके समक्ष कुछ सामान्य प्रश्न उठते हैं। क्या मैं सुरक्षित रहूंगी? देखिए ये बात बहुत जरूरी होती है। क्या मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा? किसी प्रकार की जटिलता की स्थिति तो में क्या होगा? दोस्तों एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि एक महिला सिर्फ एक ही महिला जन्म नहीं दिया है, संसार जब से चला है तब से ये जो पद्धति है चलती आ रही है। लेकिन आज के समय में क्या है, महिलाएं थोड़ा सा सुस्ती दिखाने लग जाती है, अपने नियमों को रेगुलेशन को क्या करती है, अपने इसको आड़ बना लेती है। तो इस वजह से क्या होता है, महिलाओं की समस्या बढ़ती चली जाती है। हमेशा याद रखिए, जो महिलाएं गतिविधि करती रहती है, कार्य करती रहती है, अपना भोजन पे ध्यान देती है, अपने आराम पे भी ध्यान देती है, तो उसको इस तरह की किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। वो भी सुरक्षित रहती है और उसके बच्चे भी सुरक्षित रहते हैं और हेल्दी रहते हैं। गर्भवती महिला अपनी उत्तेजनाओं को आसानी से कम कर सकती है यदि वह पहचान ले कि सुरक्षित प्रसव कहाँ संभव है। मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि उनको सुरक्षित प्रसव कैसे होगा इसके बारे में समझना होगा। यह अस्पताल में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र या
पंजीकृत नर्सिंग होम में हो सकता है। इस प्रकार की सूचना पहले से प्राप्त करने से निर्णय ले सकते हैं कि प्रसव के समय उसे कहाँ जाना चाहिए। देखिए ये बहुत काम की बात है, क्योंकि सभी जगह जो डॉक्टरी सेवाएं हैं वो डिफरेंट टाइप की होती है, डिफरेंट कैटेगरी की होती है। कहीं क्या करते हैं डॉक्टर सब प्रतीक्षा भी नहीं करते बच्चे का जन्म का और उनको ऑपरेशन करके बच्चे को निकालते से माँ और बच्चे को दोनों को जान की खतरा रहता है। उस समय वो आवश्यकता है कि सभी वस्तुओं को एकत्र कर सकती है, स्वयं को एक डॉक्टर के पास पंजीकृत करके वह शिशु को जन्म के समय मिलने वाली सक्षम चिकित्सा देखभाल को सुनिश्चित कर सकती है। हालांकि संस्थागत प्रसव हमेशा ही सुरक्षित होता है, विशेष रूप से अस्पताल या नर्सिंग होम में। तो उनको ये ध्यान देना चाहिए कि नर्सिंग होम सब काफ़ी सुरक्षित होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हर तरह के मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध होती है, तो उनको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये बातें ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। यदि महिलाएं स्वयं को किसी डॉक्टर के पास कराने में सक्षम नहीं है तो उसे स्वास्थ्य केंद्र से दूर या बेहतर विकल्प है कि एक प्रशिक्षित मिडवाइफ या दाई के प्रसव के लिए घर ही बुला ले। देखिए दोस्तों, ये जो है आपका मिडवाइफ या दाई कहते हैं, तो वो जो होती है बहुत ही प्रसव कराने में सक्षम होती है और वो काफ़ी जानती भी है। तो इस समय में उनको बुला लेना बहुत ही किसी महिलाओं के लिए बहुत ही सुरक्षा का कारण बन सकता है। लेकिन साथ में अगर डॉक्टर के भी बुला ले तो बेटर रहेगा, क्योंकि किसी तरह के कैल्शियम, किसी तरह की प्रॉब्लम, खून कुछ भी कमी पड़ता है तो वो क्या करेगा, डॉक्टर फटाक से उसको उस चीज़ की मात्रा को पूरा कर देगा। तो प्रसव जो होती है उन बातों पर तब ध्यान दिया जाता है जब आप खुद भी जागरूक हो और घर में हर एक व्यक्ति जो है इस बात के लिए जागरूक रहे। हर कार्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए, एक प्रशिक्षित दाई कार्य के लिए महत्वपूर्ण क्योंकि वह है हर कार्य के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करती है। ठीक है, इसलिए दाई को बुला लेना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, आगे जो है सफाई के नियमों का अनुपालन करती है, वो सफाई का भी जो है अनुपालन का भी नियम को पालन करती है, जानती है किसी प्रकार की जटिलता की स्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने काफ़ी जो है गर्व को उन्होंने जो है किया है, इसलिए उनको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज रहता है। तो क्योंकि वो वृद्ध भी रहती है, उनको हर चीज़ का नॉलेज रहता है, इसलिए उनको उससे करवाना काफ़ी आसान होता है। क्या आप जानते हैं साफ सफाई के नियम क्या होते हैं? हाथ तथा उंगलियों को धो लें अच्छे से, प्रसव के लिए उस स्थान को साफ कर दें अच्छे से, साफ चादर का प्रयोग करें, प्रसव के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी वस्तुओं को एंटीसेप्टिक घोल या साबुन में साफ करें, नाल को नई ब्लेड की सहायता से साफ सुथरा ढंग से काटें तथा नए धागे से बांधें। देखिए दोस्तों, ये तो वो है जब प्रसव हो रही हो या प्रसव के समय में क्या क्या करना चाहिए। हमेशा हाथ उंगलियों को धो ले अच्छे से, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन बच्चे को होने का डर बना रहता है, क्योंकि दाई भी ये बात जानती है। प्रसव के लिए उस स्थान को साफ कर दे, जहाँ भी प्रसव करवाया जाता है वो साफ जो होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन हो जाना चाहिए। साफ चादर का प्रयोग करें, जहाँ पर आप इस्तेमाल कर रहे हो चादर, उसका प्रयोग जो कर रहे हो वो एकदम साफ होना चाहिए। हमेशा क्या करिए, जितने भी कपड़े उसको एंटीसेप्टिक घोल में या साबुन में साफ कर ले। जो ब्लेड आप बच्चे को नाभि काटने के लिए, नाई को जो काटने के लिए आप करते हो, नाल को काटने के लिए जो प्रयोग करते हो, तो वो ब्लेड नया होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। और जो धागे का उपयोग कर रहे हो बांधने के लिए, जो ब्लड रोकने के लिए कर रहे हो, तो वो भी नए धागा होना चाहिए, कोई पुराना नहीं होना चाहिए, न तो बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। नवजात शिशु तथा माँ के देखभाल, प्रसव पश्चात देखभाल। कैसे प्रसव के बाद जो है शिशु को और माँ को देखभाल करना चाहिए, चाहे बालक हो या बालिका। शिशु सबके चेहरे पर मुस्कान ला देता है, ये तो आपको भी नॉलेज है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। सब शिशु जो है उसकी एक मुस्कुराहट जो होती है सभी को क्या करता है, खुश कर देता है। बालक तथा बालिकाएं दोनों को ही जन्म लेने तथा अपने माता पिता के प्यार स्नेह पाने का सामान्य अधिकार होता है। कई क्षेत्रों में तो देखोगे कि बालिकाओं को जो है नहीं ध्यान दिया जाता है, जो कि गलत है, हमारे देश की गलत सोच है, गलत विचार है। मानव शिशु सर्वाधिक आश्रित जीवित है, जो अपनी देखरेख के जीवन के लिए पुण्य व्यासकों पर निर्भर करता है। सभी माता पिता स्वास्थ्य शिशु चाहते हैं और वे ऐसा कर भी सकते हैं यदि वे यह जानकारी प्राप्त कर ले कि अपने मूल्यवान शिशु को देख रेख कैसे करें। देखिए दोस्तों, अगर आपको सब बातों की नॉलेज है जो मैंने आपको बताया है, ये सभी वीडियो में बताने की कोशिश किया है, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो मैं कहता हूँ ना, ये पेपर में तो आप जीवन के सफल ही हो जाओगे इस पेपर में, साथ में आपके जीवन के जो आने वाला समय होगा ना उसमें भी सफल हो जाओगे, अगर मेरी बातें अगर याद रह गया आपको तो। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई बहुत कुछ हमें सिखा जाती है। हमें प्रसव पूर्व शब्दों का अर्थ को समझ लीजिए। इस प्रकार प्रसव पश्चात में पश्चात से तात्पर्य प्रसव के बाद की अवधि होती है। जो प्रसव हो जाती है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, उस समय की अवधि को प्रसव पूर्व कहते हैं हम। ठीक है, इस प्रकार प्रसव
पश्चात का अर्थ है शिशु के जन्म के बाद की अवधि। हालांकि यह सही है कि नवजात शिशु को अत्यधिक स्नेह व देखभाल की आवश्यकता होती है, किंतु यह भी सत्य है कि हाल में जन्म लेने वाले बच्चे को भी विशेष ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम बच्चों को स्वास्थ्य और जीवन अच्छे देना चाहते हैं तो ये सब बातों को ध्यान देना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। साथ में जो उनके परिजन हैं उनके भी इन बातों पर ध्यान देना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। देखभाल की आवश्यकता होती है। इस महिलाएं शिशु के जन्म देते समय तनावपूर्ण अवधि से गुजरती है और शिशु के जन्म देने के पश्चात उसके शरीर की शक्ति समाप्त करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि समाप्त हो जाती है। आपको पता ही होगा कि जो महिलाएं जन्म शिशु को देती है उसका शरीर बिल्कुल टूट चुकी होती है। प्रसव के पश्चात यदि वह उचित रूप से अपनी देखभाल नहीं करती है तो उसे संक्रमण होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ये तो कोई राय दो है ही नहीं कि मान लो कि प्रसव हो चुका होगा और स्त्री जो है बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाती है उस समय, तो इस समय जो है औरतों को अपने शरीर पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है और साफ़ सुथरा पे तो बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अगर वो साफ़ सुथरा नहीं रहेगी तो उसको संक्रमण होने की संभावना भी बढ़ जाती है। शिशु के जन्म के पश्चात विशेष देखरेख की आवश्यकता होती है। नवजात शिशु के लंबे समय के लिए यानी लगभग 16 घंटे सोता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उसमें बहुत काफ़ी सोता है, तो इस बात का ध्यान देना जरूरी है। समय समय पर रोता है और उसे बार बार दूध पिलाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनको नहीं समझ में आता है कि उनको कितना पीना चाहिए, इसलिए बार बार दूध की मांग करते हैं। शिशु को सोने से नींद से जगाने के एक क्रम को विकसित करने में समय लगता है, क्योंकि बच्चों को डायरेक्ट उसको नहीं जगा देना चाहिए, इससे उसको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए प्रथम कुछ महीनों के लिए माता पिता को उसके उठाने या सोने के समय के अनुसार चलना पड़ता है, क्योंकि माता पिता को, मैंने कहा ना कि बच्चे को तो अब पता लगेगा, वो तो पहले गर्भ में था तो माँ की प्रॉब्लम थी, लेकिन अब जो है गर्भ से बाहर आ चुका है, तो इसमें पिता का दायित्व बहुत बढ़ जाता है कि बच्चों को कैसे देख रेख करे, क्योंकि माँ जो होती है हर घरेलू कार्य में लग जाती है, ठीक है, और पिता जो है उसको देखभाल कैसे करे इस बात पे ध्यान देना होता है। दोस्तों, माता पिता बनना कोई आसान काम नहीं होता है कि हम लिया और माता पिता बन गए, ठीक है, तो आपके अपने बच्चों को ध्यान देना बहुत ही इसमें जरूरी पड़ जाता है। क्या आप एक बात जानते हैं, कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञ प्रसव पश्चात अवधि को चौथी तिमाही भी कहा करते हैं। चौथी तिमाही कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि चौथी तिमाही किसे कहते हैं, कुछ विशेषज्ञ कहते हैं। निश्चित तौर पर इस अवधि के समय सीमा 3 महीने से अधिक होती है। चौथी तिमाही शब्द का प्रयोग करके शिशु के जन्म के पश्चात माँ के लिए कुछ महीने और प्रसव की अवधि को निरंतर और विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार जो है हम उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। हमने जीवन के शुभ आराम के हर एक पहलू के बारे में पढ़ा है और समझा है और जानने की कोशिश किया है कि जीवन के जो शुभ आरंभ होता है उसमें हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें जो होती है हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है और क्या चीज़ें हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वह है स्वच्छता। आपको पता है स्वच्छता के बारे में हर कोई अपना अपना राय विचार रखता है, लेकिन स्वच्छता है सबके लिए ज़रूरी है। अगर आप स्वच्छ रहोगे तभी आप जीवन में हर खुशी प्राप्त कर पाओगे और कई बीमारियों से भी छुटकारा पाओगे। चलिए देखते हैं कि शिशु जो नवजात बच्चा जन्म लेता है उसको किन किन कारणों से स्वच्छ रखा जा सके और स्वच्छ रखने के लिए हम क्या क्या जो है कदम उठाते हैं। चलिए मैं एक बार फिर से दोस्तों कहना चाहूँगा कि अभी भी लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए और अपने जो आसपास गली मोहल्ले में जो आपके दोस्त पढ़ रहे हैं या आपका रिश्तेदार पढ़ रहे हैं एनआईएस बोर्ड में, उसको इस लिंक के बारे में, इस मतलब चैनल के बारे में बताइए, जिससे कि वो भी इसका ज्ञान प्राप्त कर ले, ठीक है, और वो एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करके हमेशा खुश रहें। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर जीवन का शुभ आरंभ हुआ है तो जीवन का शुभ आरंभ को व्यर्थ ना कीजिए, किसी दूसरे के हेल्प में अपना जीवन को लगाइए। अगर आप इतने बड़े भी दयालु नहीं हो तो कम से कम इतना तो हो ही सकते हो कि किसी का अच्छा भलाई हो जाए, इसलिए एक कदम अच्छा कदम उठा सकते हो, अच्छा प्रयोग कर सकते हो, अच्छा उनके लिए सोच सकते हो। चलिए इसी साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो है स्वच्छता। आपको पता है ये सब शिशु के लिए हम पढ़ रहे हैं। नवजात शिशु की साफ सफाई। नवजात शिशु की त्वचा में प्राय झुर्रियाँ होती है। आपने देखा होगा जो छोटे से बच्चे होते हैं उनके शरीर में बहुत सी झुर्रियाँ होती है, ये तो आपने देखा ही होगा। और उनकी त्वचा सफ़ेद मखमल जैसी त्वचा कुछ महीने बाद अवतरित हो जाती है। आपने देखा होगा जो छोटे से बच्चे होते हैं वो क्योंकि शरीर से निकलते हैं तो उनके शरीरों पे जो होती है सफ़ेद सफ़ेद झाड़ियाँ से निकलने लग जाती है, यानी एक तरह से कहोगे रोएँ निकलने लग जाती है। उसके शरीर से गुनगुने पानी से भिगोए हुए स्वच्छ कपड़े से साफ करना चाहिए। देखिए उसको रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो झुर्रियाँ जो होती है छोटे छोटे होते हैं और उसके हल्के हल्के आप थोड़ा सा गर्म पानी से हल्का करोगे ऑटोमेटिक जो है तेल उल के साथ वो निकल जाता है। उसकी त्वचा का रगड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि ये दोनों तरफ जो है संरक्षण के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए उसको रगड़ने की कोशिश ना कीजिए, इससे हो सकता है कि बच्चा एलर्जी हो जाए। त्वचा संरक्षण के रूप में कार्य करता है और
समय के साथ साथ आप निकल जाते हैं, वो अपने आप ही निकल जाते हैं, आपको प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। नाल को काटते समय सावधान, देखिए जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय जो नाल काटी जाती है उसको भी बहुत सावधानी से काटना चाहिए, क्योंकि वो नाल जो होती है माँ के ब्लड से भी जुड़ी होती है और बच्चे के ब्लड से भी जुड़ा होता है। अगर आप उसको ध्यान से नहीं काटोगे तो माँ के जान के लिए भी खतरा होगा और बच्चे के जान के लिए भी खतरा होगा। विकसित भ्रूण अवालिका नामक नालिका द्वारा प्लेजेंटा, आपको पता है जो प्लेजेंटा को इंग्लिश में प्लेजेंटा कहते हैं, हिंदी में इसको हम अपरा कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में अपरा और प्लेजेंटा आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, उसका मतलब एक ही होता है। प्लेजेंटा का कार्य ये होता है कि आपके शरीर में जो अपशिष्ट, जो बच्चे जन्म लेते हैं वो जो उनके अपशिष्ट होते हैं उनको निपटारण करना होता है और बच्चे को न्यूट्रिशन प्रदान करना होता है, यानी उनके हर तरह के पोषक तत्व देता है प्लेजेंटा। शिशु का जन्म होने पर उस नाल को काटकर प्लेजेंटा से अलग कर दिया जाता है। आपकी नाभि वो बिंदु है जहां आपकी नाल कटी हुई है, आपने देखा होगा जहां पर आपके नाभि है, ठीक है, वहीं उसी जगह प्लेजेंटा हमेशा रहती है, आपको भी नॉलेज होगा। हाल ही में काटी गई नाल को रक्षा प्रदान करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका यह है कि उसे सूखा रखिए। देखिए दोस्तों, उसको सूखा रखना बहुत जरूरी है। सूखा रखोगे तो वो जल्दी से जल्दी सूख जाएगा और जल्दी से जल्दी शरीर से बाहर निकल जाएगा। उसे शुष्क रखने के लिए उसे हवा लगाना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ को सूखा रखने के लिए उसमें हवा कंटिन्यू लगना चाहिए। यदि घर साफ सुथरा है और वहाँ मक्खी नहीं है तो कटी हुई नाल को सूखे छोड़ दीजिए, यानी उसको खुला छोड़ दीजिए जिससे उसे हवा लगे। अगर मक्खी उक्खी है कोई या गंदगी जगह है तो मत रखिए ना, तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा और बच्चे के लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। यदि घर में धूल मिट्टी या मक्खियाँ हो तो उसको हल्के से ढक दे, नहीं तो वो खतरनाक भी सिद्ध हो सकता है बच्चे के लिए। माँ के लिए माँ यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस कमरे में रखा जाए वो साफ सुथरा, पर्याप्त प्रकाशयुक्त और हवादार हो, क्योंकि ऐसे माँ के लिए भी सुरक्षा बहुत जरूरी है। उसे प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए और अपने टाँकों को गीला होने से बचाना चाहिए ताकि किसी प्रकार का संक्रमण न हो। संक्रमण से बचाना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। इस समय जो होती है माँ भी एक नया जन्म ले रही होती है और बच्चे भी नया जन्म होता है, तो इन दोनों को सुरक्षा करना बहुत ही आप लोगों के दायित्व बन जाता है। तभी कहते हैं ना कि तभी परिवार जो है सुखी हो रह पाता है, जब माता सुखी रहती है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात आता है टीकाकरण के बारे में। टीकाकरण बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी होता है, ये तो आपको भी नॉलेज होगा और आपको भी समझ होगा। शिशुओं का संक्रमण रोगों से सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण किए जाने की आवश्यकता होती है। माँ के रूप में आपको अपने शिशु के लिए उचित टीकाकरण कार्यक्रम का पता होना भी बहुत जरूरी है। अगर माँ होते हुए आपको पता नहीं होगा तो आप बच्चों को इंपॉर्टेंट टीका देने से बच जाओगे, और बच गए तो बच्चे के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो जाएगा। तो इसलिए आपको भी समझ होना जरूरी होता है। आप अभी बच्चे हो, आगे चल के आगे जीवन में जाओगे तो आपको इस नॉलेज होना बहुत ही जरूरी होता है। पढ़ाई हम सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं करते हैं, पढ़ाई हम अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए भी करते हैं, तभी तो वो हमें हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने में हेल्प करता है, ताकि अपने बच्चों को समय पर टीका लगा सके। यह टीकाकरण सभी सरकारी अस्पतालों में, स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क मिलता है, यानी फ्री में मिलता है। आपको इसके किसी तरह के पैसे देने की आवश्यकता नहीं होती है। सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहीं भी चले जाइए आप, वहाँ पर ये सुरक्षा जो टीकाकरण है वो मुफ्त में उपलब्ध होता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसमें टीकाकरण के कुछ दिए हुए हैं, जन्म, सप्ताह और मास दिए हुए हैं, कितने महीने में कौन से टीका लगाए जाते हैं। सबसे पहले जो है BCG का टीका लगाया जाता है बच्चों को, उसके बाद है पोलियो ड्रॉप दी जाती है, DPT होती है, हेपेटाइटिस B होती है, गलगुट्टे होते हैं, तो और भी बहुत से जो होते हैं टीके लगाए जाते हैं समय समय के साथ। तो ये एग्जाम में आपको पूछ लग सकता है कि बच्चों को कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। तो एग्जाम वैल्यू से ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे सुरक्षा है, कहते हैं जन्म सुरक्षा है तभी जान भी सुरक्षा है, यानी बच्चे सुरक्षित है तभी वो उनके माँ पिता भी सुरक्षित है, क्योंकि माँ से जुड़े होते हैं बच्चे जुड़े होते हैं पूरे घर का परिवार, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों को टीकाकरण समय समय पर होना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों अगला टॉपिक जो हमारा है क्या है, पोषण। पोषण का मतलब आपको पता है न्यूट्रिशन जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये न्यूट्रिशन में क्या है, शिशु का आहार। शिशु के जन्म के पश्चात पहले घंटे से माँ का दूध पिलाना सर्वोत्तम अच्छा माना जाता है। माँ का दूध प्रत्येक शिशु बालक या शिशु बालक का अधिकार है, क्योंकि माँ का दूध सभी बच्चों के लिए पुण्य अधिकार होता है। माँ के दूध में पहले कुछ दिन कोलोस्ट्रोम नामक पीला तरल पाया जाता है। पीला तरल जो होती है बहुत काम की होती है। कई माता जो होते हैं या कई लोग जो होते हैं जो अंधविश्वास में पड़े होते हैं, माँ का पहला पीला दूध जो होता है फेंक देते हैं। दोस्तों ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप एक अच्छे समझदार व्यक्ति हो तो उस बच्चे को पीना जो है पहला माँ का दूध पीना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि इससे जो होता है उस बच्चे के लिए जीवन रक्षक प्राप्त होता है। अगर पीला दूध माँ को जो बच्चों को ना पिलाया जाए तो हो सकता है कि बच्चे आगे चल के कुपोषण
कुपोषण का या कई तरह की बीमारियों का कारण भी बन जाए, क्योंकि ये दूध जो होता है बच्चे के लिए संरक्षण का काम करता है। यह कोलोस्ट्रम शिशु के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कई बार माँ को यह लगता है कि यह पीला द्रव्य शिशु के लिए अच्छा नहीं है और वह शिशु को नहीं पिलाती है। इस प्रकार वह बच्चे के बहुत ही एंटीबॉडी से वंचित रख देती है। अगर वो दूध न पिलाया जाए तो बच्चे के अंदर जो एंटीबॉडी विकसित होगा वो शायद न हो और बच्चे जो है मंदबुद्धि भी हो जाएगा और उसका जो सेहत होगा वो खराब हो जाएगा, जो शिशु को संक्रमण से बचाने में बहुत ही सहायता करता है। इस द्रव्य में व्यापक मात्रा में प्रोटीन भी होते हैं। पहले 6 महीने में शिशु के लिए केवल मां का दूध ही स्वच्छ आहार माना गया है। बहरहाल 4 माह के पश्चात शिशु को मां के दूध के अतिरिक्त अन्य अनुपूरक आहार भी दिए जा सकते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आगे है माँ का दूध या बोतल का दूध कौन सा बेहतर माना गया है। आपको तो पता ही है कि माँ का दूध को सर्वोच्च माना गया है, ठीक है, लेकिन कई कारणों से हम बोतल के दूध भी पिलाने पड़ जाते हैं, लेकिन माँ का दूध ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। व्यापक रूप से देखा जाए तो माँ का दूध ही शिशु के लिए सर्वोत्तम होती है। माँ का दूध पीने वाले बच्चे शिशु के अधिक स्वस्थ ताकतवर होता है और उनकी मृत्यु की कम संभावना रहती है, क्योंकि माँ के दूध पीने से क्या होता है बच्चे की मृत्यु की संभावना भी कम हो जाती है। कई बार शिशुओं को विभिन्न कारणों से बोतलों से दूध पिलाया जाता है, अर्थात जब माँ नौकरी पर जाती है या माँ को पर्याप्त दूध नहीं होता है, ऐसी स्थिति में माताओं को स्तनपान बोतल के दूध से ही करवाना पड़ जाता है। यदि संभव हो तो ऐसी स्थिति में उन्हें शिशुओं को अपने दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि यह माँ और शिशु दोनों के लिए लाभदायक होता है। कुछ जो औरतें होती हैं बच्चों को दूध नहीं पिलाती है, जिसकी वजह से उसको ब्रेस्ट कैंसर होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर माँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है तो दूध जो होता है उनके जो होते हैं ब्रेस्ट में रह जाते हैं और जिसकी वजह से उसको ब्रेस्ट कैंसर होने की चांसेस हो जाता है। इस कारण से क्या होता है, ब्रेस्ट को काटना भी पड़ जाता है। तो सबसे भला माँ के लिए और बच्चे के दोनों के लिए भला ये होता है कि वो बच्चों को दूध पिलाए और बच्चे दूध पिए। बच्चे दूध पिएंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे और जीवन भर उनको रक्षा करेगा। अगर माँ दूध पिलाएगी तो उसको ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियों से छुटकारा भी सदैव रहेगी। तो इस चीज़ के लिए दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। स्तनपान जो होती है सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है बच्चों के लिए और बच्चों के जीवन के साथ साथ बच्चों के लिए। यहाँ पर कुछ अंतर भी दिए गए हैं, देखिए। पोषण तत्व, स्तनपान और बोतल के दूध। माँ के दूध में शिशु के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त अनुपात में होते हैं। इस दूध के शिशु आसानी से पचा लेता है। पाउडर युक्त दूध में पर्याप्त पोषक तत्व हो सकते हैं। यदि ताज़ा दूध इस्तेमाल किया जाए तो शिशु को इसे पचाने में बहुत कठिन होता है। माँ का दूध साफ होता है और इसके सेवन से शिशु में डायरिया की संभावना कम रहती है। बोतल के उचित रूप से भी संक्रमित किया जाता है, अन्यथा शिशु संक्रमण के कारण बीमारी। देखिए, अब सब बातों पे तो सब ध्यान नहीं रख सकते हैं। कभी कभी बोतल जो होता है संक्रमित भी हो जाता है, बच्चों को हम उसे ही पिला देते हैं। तो इसकी वजह से हमेशा बच्चों के लिए जो है घटना बनी रहती है, उनके स्वास्थ्य पर हमेशा प्रभाव पड़ता ही रहता है। माँ के दूध का तापमान हमेशा सही होता है। यह सीधा माँ के स्तन से शिशु के मुंह से प्रवेश करता है। दूध को जो तापमान समायोजित किया जाता है। देखिए, तापमान जो है जो बोतल का दूध का है ऊपर भी नीचे भी हो सकता है, तो ये जो है बच्चों के लिए खतरनाक होता है। लेकिन माँ का शरीर का तापमान सामान्य रहता है, तो बच्चों के दूध के जो जाता है उसके शरीर में वो उसके लिए काफ़ी पोषक होता है और वो बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक भी सिद्ध हो सकता है और होता भी है। माँ के लिए क्या होता है, माँ को नर्सिंग के दौरान अच्छी गुणवत्ता वाले संतुलित आहार देना बहुत जरूरी होता है। पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए ताकि वे अपने शिशु के लिए पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता युक्त दूध उत्पन्न कर सकें। माँ को इस समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चों के दूध पिलाने के लिए उसको क्या क्या खिलाना चाहिए जो बच्चे के पोषण के लिए जरूरी है। नौकरी करने वाली माँ जो कार्य करने पर जाती है उन्हें बच्चों को निरंतर अपने दूध पिलाना संभव नहीं होता, ये बात तो आपको भी पता है। इसलिए भारत सरकार ने मातृ अवकाश की अवधि 6 महीने कर दिया कि 6 महीने तक बच्चों को माँ का दूध प्राप्त हो। कोई भी सरकार पे जॉब पे कोई भी औरत है, कोई भी माँ है, तो उसको 6 महीने का अवकाश मिल जाती है। वो महिलाएं जो ऐसे संगठन में कार्य करती है जहाँ सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उनके लिए यह विकल्प है कि वो अपने स्तनों के दूध निकाल कर उसे साफ विसर्जन बोतलों में एकत्र कर दे। देखिए, ये तो कर ही सकते हैं माता कि जो दूध होते हैं अपने शरीर से निकाल के किसी बोतल में एकत्र करके रख दें और उस व्यक्ति को बता दें कि भाई इसको समय समय पर ना बच्चे को दूध देते रहना, और वो जो दूध है किसी तरह से संक्रमित ना हो, किसी तरह से टेम्परेचर से खराब ना हो। तब पश्चात शिशु का ध्यान रखने वाला व्यक्ति माँ की उपस्थिति में शिशु को वह दूध पिला सकता है। इसलिए शिशु को कम से कम माँ के दूध को पोषण तत्व अथवा संरक्षण गुण प्राप्त हो पाएगा। बहरहाल इस प्रक्रिया के दौरान उच्च स्तर की स्वच्छता और देखरेख की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत ही सावधानी बरतना बहुत ही जरूरी होता है। अगर मान लीजिए दूध कंटामिनेट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो ये बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। लेकिन मेरा तो विचार यही है कि माँ को जितना संभव हो सके अपने स्तनपान ही कराना चाहिए। अगर सरकारी
छुट्टी। देखिए बच्चा स्वस्थ है तभी सही है। माँ अगर बच्चों को देखभाल नहीं कर पाती है, ठीक है, तो बच्चा बीमार हो जाएगा तो उनको ही तकलीफ बढ़ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि या तो छुट्टी ले लीजिए, या बच्चों को जो देखभाल करने वाले जो व्यक्ति है वो बहुत काफ़ी सतर्क रहे, क्योंकि बच्चों में एक भी गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलती से बच्चे की जान तक भी चली जाती है और संक्रमित भी हो जाते हैं। तो ये बातों पर ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगला टॉपिक जो दोस्तों है वो है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन यही होता है कि निर्णय लेने का अधिकार माता पिता दोनों का है कि उनके कब और कितने बच्चे चाहिए। देखिए बच्चों में अंतर रखने भी का भी एक बहुत ही विधान होती है। अगर बच्चों में अंतर रहेगा तभी बच्चा स्वस्थ भी रहेगा। अगर एक बच्चा के बाद दूसरा बच्चा आ जाता है तो एक बच्चे का पूरा पोषण नहीं हो पाता है, ठीक है, और माता का स्वास्थ्य पे प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। तो ये बातें ध्यान देना बहुत जरूरी है माता पिता को कि ये बच्चों में हम अंतर रखें। विवाहित दंपति को छोटा परिवार लाभ या हानि या जन्म नियंत्रण की पद्धतियों के संबंध में अपने बुजुर्ग मित्रों और काउंसलर से बात करना चाहिए, किंतु अपने परिवार के संबंध में अंततः उनका निर्णय अंतिम होगा, क्योंकि परिवार उन्होंने चलाना है और परिवार को सुरक्षा भी उन्होंने प्रदान करना है और उनके जीवन का भी बारे में सोचना है। तो ये बातें दोनों दंपतियों को सोचना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए उनको ये सोचना पड़ेगा कि हमने कितने बच्चे रखने हैं और कितने नहीं रखने हैं। परिवार नियोजन संबंध में प्रायः पत्रिकाएं, समाचार पत्रों आदि में लेख प्रकाशित होते ही रहते हैं और टीवी पर और सिनेमा हॉलों में डॉक्यूमेंट्री फिल्म या विज्ञापन फिल्मों के द्वारा भी इस संबंध में जागरूक किया जाता है। आपने देखा ही होगा बहुत से टीवी पे ऐसे चैनल हैं, चैनल पे दिखाए जाते हैं 2-2 मिनट के कि परिवार नियोजन के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, हमें क्या चीज़ नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म तो आप देखते ही रहते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि परिवार नियोजन क्या है और क्या परिवार नियोजन का इतना महत्वपूर्ण है? परिवार नियोजन के तात्पर्य आपके शरीर में 2 बच्चों के बीच अंतर से है, ठीक है। परिवार नियोजन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य बने रहें। अगर ऐसा नहीं करते तो माँ भी संकट में पड़ जाएगी और बच्चे भी संकट में पड़ जाएंगे। आपने देखा होगा कि परिवार में एक के बाद एक बच्चे हो जाते हैं और कुछ परिवार में ऐसा भी है जिसमें केवल 1 या 2 बच्चे होते हैं। आप इन दोनों प्रकार के परिवारों में क्या अंतर देखते हैं? इतनी बार गर्भधारण के कारण माँ का स्वास्थ्य काफ़ी प्रभावित होती है, क्योंकि माँ भी तो एक माँ ही होती है, उसका शरीर ही होता है। अगर इतने गर्भधारण करेगी, इतने बार बच्चों को दूध पिलाएगी तो माँ का शरीर क्या होगा, ये आप खुद ही समझदार हो, खुद ही सोच सकते हो। एक शिशु के जन्म के तुरंत पश्चात दूसरे शिशु के जन्म के कारण वह पहले शिशु पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती है। इस कारण वह अधिक चिड़चिड़े हो जाते हैं और बच्चे डांट कर मार कर उन पर अपना गुस्सा निकालते हैं। आपने देखा ही होगा, ये जर्नल सी बात है कहीं भी, कि माँ को जब 2 बच्चे परेशान करने लग जाते हैं तो माँ को गुस्से में हो जाती है, चिड़चिड़ा हो जाती है, क्योंकि दोनों को संभालना शायद उसके लिए संभव नहीं होता है। ऐसे बच्चे स्वयं को बहुत असुरक्षित और प्यार से वंचित महसूस करते हैं और गलत रास्तों पर चले जाते हैं। तो माँ का सबसे बड़ा फर्ज ये होता है कि बच्चों को जो है सही मार्गदर्शन करे, और बच्चों में अंतर रहेगा तभी ये संभव है, ठीक है। तो बच्चों में अंतर रखना बहुत ही जरूरी है। इससे माँ भी चिड़चिड़ा नहीं होगा और बच्चे का स्वास्थ्य पर भी सही प्रभाव पड़ेगा और माँ के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। छोटे परिवार में बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माँ के पास समय होती है, ऊर्जा दोनों होती है और वह उसके साथ पर्याप्त समय व्यतीत करके उन्हें प्यार व सुरक्षा प्रदान करती है। आपने देखा भी होगा कि अगर 1-2 बच्चे हैं तो माँ पूरा समय जो है अपने बच्चों के साथ लगा लेती है और उसको समय भी देती है, उसको हर चीज़ की सुविधाएं भी देती है, ठीक है। छोटे परिवार अपने बच्चों की आवश्यकता जैसे शिक्षा, मनोरंजन तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि पूरा करने के लिए अधिक से धन भी खर्च कर लेती है। लेकिन वही अगर कई बच्चे हों तो उसको सोचने में मजबूर हो जाती है कि भाई मैं करना का क्या है। तो इसलिए जो छोटा परिवार होता है काफ़ी अच्छा होता है, उसको आप शिक्षा भी अच्छे दे सकते हो, उनके तरह लिए हर तरह के मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध करा सकते हो, उनको व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दे सकते हो जिससे अपने जीवन में कामयाब हो जाए। और अनेक बच्चे होने से क्या होता है, उनको हर तरह की तकलीफ़ें, दुखों से गुजरना पड़ता है। उनके बच्चों को कपड़े, उनके छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करना माता पिता के लिए संभव नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो आप खुद ही समझदार हो कि आपको नियोजित परिवार चाहिए या, ठीक है, और नियोजित परिवार चाहिए या नियोजित परिवार चाहिए। दोनों परिवारों में आप खुद ही अंतर देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा परिवार अच्छा है और कौन से परिवार आपको चाहिए। दोस्तों एक बात हमेशा रहता है कि बच्चे जो हैं परिवार हैं उनमें परिवारों में हमें ऐसे सोचना चाहिए कि हमारे लिए स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी आवश्यकताओं की भी पूरा हो सके और अपने बच्चों को सही एजुकेशन दे सके और उनको एक कामयाब व्यक्ति के रूप में कन्वर्ट कर सके। तभी जो हमारा जीवन का भी जो मान्यता है, जो बातें हैं वो सफल हो पाती है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, सामान्यतः बच्चे के जन्म की संभावना परिवार में खुशी लाती है। बहरहाल ऐसे भी कई मामले होते हैं जहां अनवांछित गर्भधारण हो जाती है। देखिए दोस्तों, कभी कभी जो होती है अनवांछित गर्भधारण होता है, आप नहीं चाहते हो फिर भी गर्भधारण हो जाता है।
तो ऐसा कई बार दंपति द्वारा असावधानी के कारण होता है या किशोरों द्वारा अपनी आयु के आवेश में आकर यौन प्रयोगों या यौन उत्पीड़न के कारण हो जाता है। कभी कभी जो बच्चे होते हैं किशोर अवस्था में अपने आवेश को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ऐसे में वो क्या हो जाते हैं, यौन उत्पीड़न के कारण भी हो जाता है। कभी कभी लोग गलत यौन उत्पीड़न करते हैं जिसकी वजह से गर्भधारण हो जाता है। ऐसे मामलों में यह महिलाओं का अधिकार होता है कि वह इस गर्भधारण को जारी रखना चाहती है और बच्चों को जन्म देना चाहती है या नहीं। तो ये महिलाओं पर डिपेंड करता है कि वह इस बच्चे को जन्म देना चाहती है कि नहीं। ठीक है, अगर जन्म देना चाहती है या नहीं देना चाहती है, इसमें किसी तरह के दबाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जन्म देना चाहे चाहे ना चाहे उसकी उनकी फैसला होता है। हमें दबाव नहीं डालना चाहिए। इसमें उसे पूरे परिवार का समर्थन भी होना चाहिए होता है कि वो गर्भपात कराए या शिशु को जन्म दे। देखिए दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका आती है उसके परिवार का आ जाता है कि परिवार वो चाहती है कि बच्चे को जन्म दे कि नहीं दे, और साथ में उसके सेहत पे भी ध्यान देना होता है कि वो इसके लायक भी है कि नहीं। आजकल आपको पता ही है कि हमारे देश में जो है मैरिज के सिस्टम के टाइम जो है एज बढ़ा दिया गया है और बढ़ाना भी चाहिए। आयु में जो अंतर कर दी गई है बहुत अच्छा की गई है। इससे जो होती है महिलाएं स्वस्थ रहती है और मैच्योर हो जाती है बच्चों को जन्म देने के लिए। अगर कम उम्र में वो बच्चों को जन्म देगी तो निश्चय ही उसकी या तो मृत्यु हो जाएगी या तो बीमार हो जाएगी। तो ये बातें बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि बच्चों में अंतर रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और माता पिता को ये जो विवाह की जो पद्धति है उसको समय पे ही निर्धारित करना चाहिए। इससे क्या होता है, माता और पिता को भी सुरक्षित रहता है और बच्चे जन्म के सक्षम भी होते हैं। ऐसे मामलों में महिलाओं को डॉक्टर या काउंसलर को परामर्श अवश्य कर लेना चाहिए कि उसको गर्भपात कराना है या बच्चों को जन्म देना है। अगर वो बच्चों को जन्म देती है तो कोई खतरा तो नहीं होता है, या गर्भपात होता है तो कुछ खतरा नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों चिकित्सा जो है काउंसलर का जरूर प्रयोग करें और जो डॉक्टर है उसे जरूर सलाह मशवरा लें और उसकी बातों को ग्रहण करें। इसी बात के साथ हम जो है एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगता है, पढ़ देखते हो और अच्छा लगता है तो शेयर लाइक जरूर करना, और साथ में एक काम जरूर कर देना कि आपके गली मोहल्ले या आपके रिश्तेदारों में कोई भी एनआईएस बोर्ड में पढ़ता होगा उसको इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। इस जो चैनल है इसके बारे में जरूर बता दीजिएगा। क्या पता आपके द्वारा किसी की भलाई हो जाए, क्योंकि मेरा उद्देश्य तो सिर्फ एक ही है, भलाई करना। ठीक है, ठीक है कि अपना भलाई करोगे तभी जग की भलाई होगा, जग भलाई होगा तभी अपना भलाई होगा, क्योंकि कहते हैं ना भलाई किया हुआ चीज़ कभी मिटता नहीं है या कभी रुकता नहीं है। ठीक है, इसी आशा के साथ कि वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और अपने दोस्तों को जरूर बताओगे। हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, अलग सोच के साथ। ओके दोस्तों, बाय।